हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो? बढ़िया हो? बढ़िया, फर्स्ट क्लास, सब बढ़िया चल रहा है। लो, इतना प्यार से बोले थे कि सर प्लीज अमाइंस वाले का पीवाईक्यू लेके आइए, बायोमोलिक्यूल में तो मजा ही आ गया सर। तो दोस्त लेके हाजिर हो गए हैं मैं और हमारी पूरी टीम, EZ5 की टीम, आपके लिए किसके साथ? अमाइंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज एंड मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, नॉट इवन बोर्ड, इवन जेईई एंड नीट एग्जाम ऑल्सो। पेन कॉपी लेके बैठ जाइए, तमीज से जैसे जैसे बोला गया वैसे ही वैसे पढ़िएगा। पूरे वीडियो के बाद आप उठेंगे तो अलग कॉन्फिडेंस आपके अंदर होगा। ठीक, इस पूरे वीडियोस में पहले एमसीक्यू डिस्कस हुए हैं, फिर ऑब्वियसली असर्शन रीजन भी हुए हैं, वेरी शॉर्ट, शॉर्ट, लॉन्ग और लास्ट में केस बेस। ठीक है दोस्त, तो चलिए जय श्री राधे बोलिए, एक लंबी सांस लीजिए, याद करिए अपने इष्ट देव को और लग जाइए तबाही मचाते। फिर चलो दोस्त शुरू करते हैं कहानी। तो बच्चों सबसे पहले ऑब्वियसली कहानी शुरू होगी किससे? मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन से। चलिए सबसे पहले क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहा है, ध्यान से सुनिए, हमेशा फोकस रहिए, क्या बोल रहा है, क्या लिखना है। एकदम क्वेश्चन आपके लिए आसान होने वाले हैं, एकदम परेशान होने की जरूरत नहीं है दोस्त। आप सही चैनल पे आए हैं, यहाँ चीजें आपके लिए आसान बनाई जाती हैं। और हमारे रहते अगर आपको केमिस्ट्री में दिक्कत हो फिर क्या ही फायदा मेरे लाल। आ जाओ, क्या कह रहा है? बेंजोइक एसिड इज ट्रीटेड विद SOCl2, है ना। कह रहा है बेंजोइक एसिड, फट फॉर्मूला लिखते हैं। कह रहा है भैया जी हमारे कौन है? C6H5COOH। इनको कह रहा है किससे ट्रीट कर दें? SOCl2 से ट्रीट कर दें। ठीक है, फिर क्या कह रहा है? द प्रोडक्ट X इज फॉर्म्ड, जो प्रोडक्ट बनेगा, तो तुरंत याद करिए कि अच्छा ये तो बड़ा सिंपल है ना। यहाँ पे कौन सा बॉन्ड टूटता है? कार्बन ऑक्सीजन, मतलब यहां से ये टूट जाता है, यहां से OH निकल जाता है और यहां से Cl आके लग जाता है। ठीक है, आपने देखिए ऑब्वियसली आप PYQs, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस देख रहे हैं, दैट मीन्स आपको चैप्टर तैयार है। मतलब आप वन शॉट या डिटेल वीडियो देखिए है तो आपको ये पता है कि केमिकल प्रॉपर्टीज की अगर बात सर करते हैं तो आपको पता है कि एसिड जब रिएक्शन करता है तो उसकी 4 प्रॉपर्टीज थी। ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड टूटने की वजह से अलग है, कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड टूटने की वजह से अलग है, एल्काइल ग्रुप की वजह से अलग है, COOH ग्रुप होने की वजह से अलग है। तो आपको याद आ रहा होगा कि नहीं नहीं, कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड टूटता था तो PCl3, PCl5, SOCl2, एनहाइड्राइड, ये सब आप पढ़ाए थे सर। तो दोस्त यहां से ये बना लेता है C6H5COCl, ये बना लेता है बेंजोइल क्लोराइड। अब कह रहा है फॉर्म दैट इज रिएक्टेड विद अमोनिया। अच्छा, मतलब ये तुम्हारा X हो गया, ध्यान रखना। अब कह रहा है ये वाले भैया किससे रिएक्ट कर लिए? अमोनिया से रिएक्ट कर लिए, NH3 से रिएक्ट कर लिए। तो फिर से दिमाग क्या कहता है कि यहां से एक H और यहां से एक Cl मिलके क्या कल्टी हो जाएगा? HCl रिमूव हो जाएगा, बनेगा क्या? C6H5CONH2 बेंजामाइड। तो ऑन रिएक्शन विद Br2 एंड KOH, अब ये जो भैया बने हैं Y वाले भैया, कह रहा है किसके साथ रिएक्शन करते हैं? Br2 और KOH। कौन सी नेम्ड रिएक्शन याद आ रही है? अरे सर ये तो हैप्पी बर्थडे रिएक्शन है, हैप्पी बर्थडे। अरे हाफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन, सर उसमें हमें याद है। हाँ सही बोला आपने, आपने एकदम बढ़िया ट्रिक से याद कराया था पिछली बार। कैसे? कि जब हैप्पी बर्थडे रिएक्शन होगी तो जितने भी कार्बन का एसिड अमाइड होता है उससे एक कम कार्बन का अमाइन बन जाता है। आप नोटिस करिए यहाँ पे C6H5CONH2 है, एक कम कार्बन कर देते हैं तो ये बन जाएगा C6H5NH2। बढ़िया बढ़िया। पहले रिएक्शन में आपने नोटिस किया 3 रिएक्शन आपने पढ़ा, क्या क्या सीखते रहिए, हमेशा सीखना बनता है। क्या कि इस पूरे एमसीक्यूज में 3 बातें सीखने को मिली कि जब एसिड रिएक्शन करता है SOCl2 मतलब थायोनिल क्लोराइड के साथ तो बना देता है एसिड क्लोराइड। एसिड क्लोराइड जब रिएक्शन करता है अमोनिया के साथ तो बना देता है एसिड अमाइड। और एसिड अमाइन का जब हम हाफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन मतलब हैप्पी बर्थडे रिएक्शन करते हैं तो भैया जी एक कम कार्बन के अमाइन में चेंज हो जाते हैं। यहां पे आपने 3 बातें सीखी हैं। ठीक, तो कह रहा है ऑन द रिएक्शन विद फलाने गिवन जेड, चलो ये जेड भी हो गया। तो कह रहा है इन द रिएक्शन इज, चलो पहचानते हैं क्या बोलना चाह रहा है ना। जेड क्या है आपके रिएक्शन में? तो जेड क्या है? C6H5NH2। बोले तो हेलो, बोले तो एनिलीन। सीखा है रे भाई, बोलना का बनता है। तो पहला आंसर हो गया क्लियर। क्लियर हो आप इस बात पे? देखो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। मैंने आपको पहले भी बोला ना कि आप ऐसा मत सोचिएगा कि सिर्फ आंसर बताऊंगा, मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेनेशन भी दूंगा। लेकिन समझदार बच्चा वही है जो कुछ आपको लगे कि सर ने सिर्फ सीधे रिएक्शन लेके फटाक प्रोडक्ट बना दिया। मैंने ये भी नहीं चाहता कि वीडियो इतनी बड़ी हो जाए कि आप बोर हो जाओगे, अरे भाई इतना लंबा कौन देखेगा। तो अगर कोई चीज ऐसी हो जो मैं बोलूं कि ये वाली रिएक्शन है और आपको लगे कि सर ने इस बार एक्सप्लेन नहीं किया है ना, तो आप प्लीज उसको मार्क कर लीजिए, वीडियो पॉज करके एक बार नोट से जाके वो रिएक्शन देख लीजिए, फिर कंटिन्यू कर लीजिए। नुकसान भी नहीं हो, बढ़िया सीख भी जाए, टाइम भी यूटिलाइज हो जाए। ठीक है दोस्त, चलो। तो पहले सवाल का जवाब तो आपको क्लियर हो गया, क्या है? एनिलीन। एक्सप्लेनेशन प्रॉपरली मैंने यहां दिया है, उम्मीद करता हूं आपको प्रॉपर समझ में आ रहा होगा। ठीक,
तो आगे बढ़ जाऊं? जी सर बढ़ जाते हैं। चलो पहला सवाल हो गया, अब आते हैं किस पे? दूसरे सवाल पे आते हैं। चलिए दूसरा सवाल कह रहा है दोस्त कि सर पहला सवाल तो समझ में आ गया, दूसरा कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन एग्जिस्ट एज अ ज्विटर आयन। ओए होए, तुरंत आप खुश हो गए कि सर अभी तो आपने बायोमोलिक्यूल पढ़ाया था हम लोगों को, तो बताया तो था ज्विटर आयन का मतलब। कह रहा था ज्विटर आयन का मतलब ऐसा कंपाउंड जिसमें प्लस और माइनस दोनों इंड प्रेजेंट हो, एम्फोटेरिक बिहेवियर शो करे, एसिड से भी रिएक्शन कर ले, बेस से भी रिएक्शन कर ले, उसी को बोलते हैं ज्विटर आयन। अच्छा थोड़ा सा और हिंट दूं, हम लोग अमाइन चैप्टर के मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन में है। एक लंबी सांस लो और सोचो कि अमाइन चैप्टर में सर ज्विटर आयन कब बना था, तो आपको याद आएगा सर जब एनिलीन ने रिएक्शन किया था ना कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ, तब बना था सर सल्फेनिलिक एसिड और वही था ज्विटर आयन। तो मतलब अगर सल्फेनिलिक एसिड मिल गया 200 ऑप्शन में तो बल्ले ही बल्ले। चलिए देखते हैं क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन एग्जिस्ट एज अ ज्विटर आयन। क्या लग रहा है? अरे सर मिल तो गया सल्फेनिलिक एसिड, तो ठीक है सर हमें कंफर्म है, अपना आंसर क्या है? सल्फेनिलिक एसिड। मुबारका। क्या होता है सल्फेनिलिक एसिड वैसे? चलो मैं बता देता हूं, कुछ प्यारे बच्चे हो सकता है उन्हें अपडेट ना हो, तो भैया जी सल्फेनिलिक एसिड था, यहां लग जाता था SO3H पे प्लस, है ना, और ये हो जाता था ये सॉरी नॉट प्लस, ये SO3H पे माइनस है, और ये क्या है NH3 पे प्लस, ये H चला गया है, ये SO3 पे माइनस है। एक सेकेंड मैं कंफर्म कर दूं, वरना आप मैं बताऊंगा लेकिन आप ध्यान देंगे नहीं और गड़बड़ हो जाएगा, तो फिर केमिस्ट्री के मार्क्स कम आएंगे, तो फिर मेरी बेइज्जती। SO3 माइनस और NH3 पे प्लस, ये सल्फेनिलिक आयन। ठीक है, याद रहेंगे आपको। चलिए ठीक है, बढ़िया। मैंने क्या बोला? सल्फोनेशन में अगर आपको थोड़ा भी डाउट आ रहा है कैसे हो गया था, फट से रुकिए वीडियो, जाइए पहले डिटेल वीडियो आपने देखा है तो वन शॉट तो ऑलरेडी अपलोडेड है, आप देख लीजिए वहां से। ठीक है, आगे कह रहा है बच्चा विच ऑफ द फॉलोइंग अमाइंस विल गिव कार्बिल एमीन रिएक्शन। अरे बाप रे, कार्बिल एमीन रिएक्शन सर हमने पढ़ा तो है 1 डिग्री एलिफेटिक एमाइन हो या 1 डिग्री एरोमेटिक एमाइन हो, दोनों ही देते हैं कार्बिल एमीन रिएक्शन। क्या फेंक के मारते हैं, मतलब क्या रिएजेंट अटैकिंग लेते हैं कार्बिल एमीन रिएक्शन में? सर हम फेंक के मारते थे क्लोरोफॉर्म CHCl3 और सर साथ में हम फेंक के मारते थे, याद करो, CHCl3 के साथ क्या फेंक के मारते थे? सर याद नहीं आ रहा, Br2 फेंक के मारते थे या NaOH फेंक के मारते थे। बस हो गया, बिना वन शॉट रिवाइज करे बैठोगे ऐसे ही काम गड़बड़ होगा। प्लीज रिफर टू वन शॉट। आप अगर इस वीडियो में बैठे हैं मतलब आपको पता है आइडिया, आप बस क्वेश्चन देखने जा रहे हैं। तो कहता है कार्बिल एमीन रिएक्शन कौन दे रहा है? 1 डिग्री एलिफेटिक एंड एरोमेटिक एमाइन। वो जब हम उस पर फेंक के मारते हैं क्लोरोफॉर्म और NaOH या KOH में से कुछ, तो भैया बना देता है आइसोसाइनाइड, एकदम फाउल स्मेल, गंदी स्मेल वाला एक कंपाउंड बन जाता है आइसोसाइनाइड। तो मतलब इस सवाल के जवाब में आपको क्या ढूंढना है कि कौन सा 1 डिग्री एलिफेटिक या एरोमेटिक एमाइन होगा, वही ढूंढना है। चलो ढूंढ लो, कौन सा 1 डिग्री है? सर ये तो 3 डिग्री है, NH3 का तीनों H हट के ये लग गया है। सर ये एक H हट के लगा है, सर ये 1 डिग्री है, तो यहाँ 2 H हट गए। देखो ना, अमोनिया आपने सीखा है भाई, अमोनिया का जितना H हटा के R ग्रुप लगाते जाए वही अमाइन होता जाता है। एक H हटा के एक R लगा दें 1 डिग्री, दूसरा H हटा के 2 R लगा दें 2 डिग्री, तीनों H हटा के 3 R ग्रुप लगा दें, एल्काइल ग्रुप लगा दें 3 डिग्री। तो दोस्त एकदम क्लियर आपके दिमाग में चल रहा होगा कि नहीं नहीं बढ़िया है सर, सही कह रहे हैं आप। ये यहां से क्या हुआ, 2 H हट के 2 ठो एल्काइल ग्रुप लगाए, तो ये 2 डिग्री है, ये 3 डिग्री है, और यहां भी 2 H हटे, देखे एक ही NH के साथ एक ही H है, तो ये भी 2 डिग्री है। तो करेक्ट आंसर क्या है? 1 डिग्री। नाम क्या है? इथेनामाइन। बढ़िया, कई बातें सीखी आपने, ध्यान देते रहिएगा। अगला सवाल कह रहा है प्यारे बच्चे, कह रहा है अमंग द कंपाउंड्स, कुछ कंपाउंड्स लिखे हुए हैं C3H7NH2, CH3NH2, C2H5NH2 एंड C6H5NH2। कह रहा है विच इज द लीस्ट बेसिक कंपाउंड। जैसे ही बेसिक बोला तुरंत फंडे पे काम करना पड़ेगा। बेसिक मतलब सर देखो कोई भी अमाइंस हो, N के पास क्या प्रेजेंट है? लोन पेयर। N के पास क्या प्रेजेंट है दोस्त? लोन पेयर प्रेजेंट है। अब जो ये लोन पेयर इजिली डोनेट कर दे वही अच्छा क्या है? बेस। ठीक, अब आपने पढ़ा है कि ये सर जो बेसिक नेचर है, हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, बेसिक जो कैरेक्टर है वो डिपेंड करता है प्लस आई इफेक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है सर। मतलब जितना ज्यादा प्लस आई इफेक्ट, मतलब जितना ज्यादा एल्काइल ग्रुप जुड़ेगा उतना ही बेसिक कैरेक्टर बढ़ेगा।
मतलब मान लो मेरे पास लोन पेयर है और मेरे से ऐसे लोग जुड़ रहे हैं जो मुझे और इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, तो वो अच्छा है ना, मैं लोन पेयर आसानी से डोनेट कर पाऊंगा, मैं अच्छा बेस हो जाऊंगा। तो वही ये कह रहा है। तो ध्यान से देखिए, ये NH2 है, मतलब इसमें एक एल्काइल ग्रुप है, इसमें एक एल्काइल ग्रुप है, मतलब ये 1 डिग्री अमाइन है। CH3NH2 में भी एक ही है, लेकिन C3H7 से छोटा है, मतलब ये भी 1 डिग्री ही अमाइंस है, एक ही एल्काइल ग्रुप जुड़ा हुआ है। C2H5NH2 में क्या है, जुड़ा तो है लेकिन वो इससे बड़ा है लेकिन इससे छोटा है। और C6H5NH2 में ये जो C6H5 है ना प्यारे बच्चे, ये एराइल फिनाइल ग्रुप है, फिनाइल। ये क्या करता है, लोन पेयर को अपने रिंग में खींच लेता है, डीलोकेलाइजेशन में यूज कर लेता है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाने में यूज कर लेता है। तो ये तो -I इफेक्ट दिखा रहा है, और बाकी लोग क्या दिखा रहे हैं, प्लस। तो बस अपना काम बन गया, क्योंकि हमसे यही पूछा गया है कि विच इज द लीस्ट बेसिक। तो जो +I वाले हैं वो सब बेसिक कैरेक्टर ज्यादा शो करेंगे, जहां -I है वही लीस्ट हो गया। आपका जवाब क्या है, C6H5NH2, मतलब इस MCQ का करेक्ट जवाब है डी, एनिलीन। डन है, पक्का है। चलो बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। कह रहा टर्शियरी अमाइंस हैव लोएस्ट बॉइलिंग पॉइंट अमंग आइसोमेरिक अमाइंस। कह रहा 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अमाइंस जो हैं, उनमें जो टर्शियरी अमाइन है उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है, कह रहा बहुत कम होता है। ऐसा क्यों दोस्त? तो आपने दिमाग लगाया, सर बॉइलिंग पॉइंट तो वांडर वॉल फोर्स पे डिपेंड करता है, और टर्शियरी बारे में तो 3 एल्काइल ग्रुप है सर, तो उसका तो ज्यादा होना चाहिए। लेकिन दोस्त वांडर वॉल फोर्स से ज्यादा एक उससे थोड़ा बड़ा फोर्स है, दैट इज हाइड्रोजन बॉन्ड। आप नोटिस करो, NH3 में 3 H था, मतलब ये 3 H था, तो 3 पड़ोसी के साथ जुड़ के ये हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता था, और इवन नाइट्रोजन भी है वो भी जुड़ सकता था पड़ोसी H के साथ। लेकिन जैसे जैसे H हटाओगे आप, जैसे जैसे आप H हटा के R ग्रुप लगाओगे दोस्त, तो हाइड्रोजन बॉन्ड बनने की टेंडेंसी कम होगी, और हाइड्रोजन बॉन्ड बनने की टेंडेंसी कम होगी तो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, नॉट इवन मेल्टिंग थोड़ा लेफ्ट करते हैं, बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, डिक्रीज होना स्टार्ट होगा। आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया है ना, कि उतने ही नंबर ऑफ कार्बन का अगर 1 डिग्री हो, उतने ही नंबर ऑफ कार्बन का 2 डिग्री हो, उतने ही नंबर ऑफ कार्बन का 3 डिग्री हो, तो सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट 1 का होगा, फिर 2 का होगा, और सबसे कम होगा 3 का, क्योंकि 3 डिग्री में तीनों H ही आपने हटा दिया, तो हाइड्रोजन बॉन्ड बनने की टेंडेंसी एकदम खत्म कर दिया आपने। तो आपका आंसर क्या है, अभी आपने सीख लिया, दे डू नॉट फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड, भैया हाइड्रोजन बॉन्ड ही नहीं बनाएंगे। बढ़िया, सीखते चलिए कॉन्सेप्ट, क्योंकि इस चैप्टर के स्टार्टिंग में ही मैंने बोल दिया आपको कि जो क्वेश्चन करा रहा हूं, जो उसके पीछे की कहानियां दे रहा हूं, आप ध्यान से सुन लेंगे, इसके बाहर का एक भी क्वेश्चन नहीं आना। आप मेरे को एग्जाम में थैंक यू ही बोलने वाले हो, आके कमेंट करना, मैं देखूंगा, मैं पेपर मेरे पास भी आएगा दोस्त, तो फिर आपकी जिम्मेदारी बनती है कि नहीं नहीं बात तो सही है, सर ने बोला था और बातें मैच हुई, तो आप आके इधर थैंक यू लिखना मेरे को, ठीक है? पेपर अच्छा जाएगा, डोंट वरी, हम लोग आपके साथ हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। कह रहा है द रिएक्शन ऑफ बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड विद इथाइल अमाइन। ओए होए, बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड, चलो चलो जल्दी से प्यारे बच्चों, किसकी याद आई? अरे सर ये तो हिंसबर्ग रिएजेंट है, अरे ये तो बड़ा मतलब नेम्ड है, तुरंत ही याद आ गया सर, ये हिंसबर्ग रिएजेंट है। क्या है? हिंसबर्ग रिएजेंट। और हिंसबर्ग रिएजेंट मतलब बेंजीन का रिंग, साथ में क्या होता है, SO2Cl, यही तो है हिंसबर्ग रिएजेंट, बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड। जब भैया जी रिएक्शन करते हैं इथाइल अमाइन के साथ, इथाइल अमाइन मतलब NH2C2H5, यही तो है इथाइल अमाइन। तो दोस्त यहां से Cl और यहां से एक H गायब हो जाता है, ध्यान से सुनना, तो फिर बचेगा क्या, सीख लो, है ना, मैं सिर्फ ऑप्शन नहीं बता रहा हूं, वरना तुम्हें लगेगा ये तो कहीं से भी मिल जाता। तो ये ध्यान से देखना, ये भैया जी ने कन्वर्ट कर लिया। अब ध्यान से देखो, अब ये डायरेक्ट किसके साथ लग गए हैं, किसके साथ लगे, N के साथ, एक H चला गया है, एक H बचा हुआ है, साथ में क्या है, C2H5, यही वाला कंपाउंड बनेगा सर, कंफर्म है। आपने बढ़िया ट्रिक दिया। अब यहाँ 2 डिग्री हो तो भी HCl निकालना है। अब आपका मेन मोटिव क्या है, जब ये दोनों जुड़ेंगे तो पहले स्टेप में क्या निकलेगा, HCl- होगा। अब जहां यहां ये निकल रहा है, वहां हिंसबर्ग टेस्ट हो रहा है, जहां नहीं निकलेगा रिएक्शन नहीं होगी। ओ एक चीज और बता दिया सर ने आपने, 1 डिग्री एंड 2 डिग्री हिंसबर्ग टेस्ट देते हैं, 3 डिग्री नहीं देते, इसी बहाने। क्यों? क्योंकि 3 डिग्री में तो H ही नहीं है दोस्त, तो HCl निकलेगा नहीं, मतलब नो रिएक्शन। चलो एक और अच्छी बात सीख गए यहीं से। तो चलो अब आते हैं प्रोडक्ट पे। क्या कह रहा है, इथाइल अमाइन के साथ क्या बनेगा, फॉर्मूले में लिखा है, ओके 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 ओके। तो चलो अपना फॉर्मूला डिसाइड करते हैं। इसका नाम क्या है,
सर ये है N पे लगा हुआ है इथाइल और ये खुद क्या है, बेंजीन सल्फोनामाइड। इसका नाम क्या है, N से क्या लगा है इथाइल और ये खुद क्या है, बेंजीन सल्फोनामाइड। नाम याद रखना है, अमाइन चैप्टर में मैंने बोला था नाम ही मेन कहानियां हैं। तो ये है N इथाइल बेंजीन सल्फोनामाइड। कहां लिखा है दोस्त N इथाइल बेंजीन सल्फोनामाइड? एक ही ऑप्शन है सर, पहले वाले में लिखा है, लेकिन इसमें सर लिखा है कि ये इनसॉल्युबल है। नहीं नहीं नहीं, देखो होता क्या है, जब ये N से H लगा हो ना, इसको बोलते हैं एसिडिक हाइड्रोजन, और एसिडिक हाइड्रोजन हो तो मतलब ये NaOH में सॉल्युबल होता है। तो बना है N इथाइल बेंजीन सल्फोनामाइड, लेकिन वो इनसॉल्युबल नहीं है, सॉल्युबल है इन एल्कली। तो करेक्ट ऑप्शन होना चाहिए था सॉल्युबल वाला, सॉल्युबल इन एल्कली। और यहां क्या लिखा है, N डाई इथाइल बेंजीन सल्फोनामाइड। डाई इथाइल के साथ तो रिएक्शन में नहीं हुई थी दोस्त, किसके साथ रिएक्शन हुई है, एक सेकंड चेक कर लेते हैं, प्रोडक्ट क्या बनाए थे। एक मिनट मेरे लाल, डाउट ना रहो इसलिए तुम्हारा समझना ज़्यादा ज़रूरी है। ये देखते हैं, इस N से क्या लगा था, इथाइल। एक ही लगा है मेरे लाल, प्रिंटिंग एरर है। ये N इथाइल है, जैसे ये लिखा है वैसे ही है, N इथाइल बेंजीन सल्फोनामाइड दैट इज सॉल्युबल इन NaOH। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ठीक है, हो जाता है कभी कभी, हमारी टीम है, गलती हो जाती है। ठीक है, आगे बढ़ूं, चलो आगे बढ़ना। आपने कहा ठीक है सर, ये बात समझ में आ गई, आंसर भी क्लिक कर लिया। डाई नहीं है, सिर्फ इथाइल है, ध्यान रखिएगा प्लीज। चलो आगे बढ़ते हैं। अब कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग अमाइड्स विल गिव इथाइल अमाइन ऑन रिएक्शन विद सोडियम हाइपोब्रोमाइड। फोकस करते हैं, क्या बोल रहा है, हमें जितना दिमाग शांत रहेगा दोस्त उतना जीवन में आगे बढ़ोगे। कह रहा विच ऑफ द फॉलोइंग अमाइड गिव इथाइल अमाइन। कह रहा कोई अमाइड है, हमें नहीं पता तो हम सिंबल लिख लेते हैं RCONH2, यही तो होता है अमाइड का सिंबल। वो कह रहा है कि जब भैया रिएक्शन कर रहे हैं सोडियम हाइपोब्रोमाइड के साथ, मतलब NaOBr के साथ। अच्छा, इसको देख के कुछ याद आया क्या, नहीं याद आया? तो मैं बताता हूं, याद करिए, ये हैप्पी बर्थडे रिएक्शन है भाई, HBD रिएक्शन है। इसी को ऐसे लिख सकते हैं, देखो NaOH प्लस Br2, तो यही बनेगा NaOBr। ऐसे ही एक और रिएक्शन है NaOI, एक्चुअली ये यहां से आता है NaOH प्लस I2 से, इसको बोलते हैं आयोडोफॉर्म रिएक्शन। तो ये दो अलग तरीके से लिखा गया, उसको भी अपने दिमाग में बैठा लीजिए। ये हैप्पी बर्थडे रिएक्शन है, और हैप्पी बर्थडे रिएक्शन में तो एक कम कार्बन का बनता है। तो अच्छा, तो कह रहा विच विल गिव अमाइड इथाइल अमाइन। तो दोस्त अगर यहां कह रहा है इस रिएक्शन के बाद बन रहा है C2H5NH2, इसका मतलब भैया जी क्या थे, एक ज्यादा कार्बन के अमाइड, मतलब भैया जी थे C2H5CONH2। मिल गया आपको आपका आंसर। बढ़िया, चलो चेक कर लेते हैं। चार ऑप्शन में से अपने पास क्या है, ये क्या है, ये है प्रोपेनामाइड। देखो 3 कार्बन प्रोपेन और CONH2 एसिडामाइड, प्रोपेनामाइड। कोई है क्या प्रोपेनामाइड? अरे सर है तो भी ऑप्शन, तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा दोस्त, करेक्ट ऑप्शन होगा बी वाला, प्रोपेनामाइड। बढ़िया सीखा, कई बातें बाद में साथ में बताते चल रहा हूं, इसीलिए मैंने कहा ना सिर्फ आंसर नहीं बता रहा हूं, बहुत सारी बातें होंगी, बस आप ध्यान से बैठे रहो दोस्त, उसके बाद तो सब बढ़िया ही बढ़िया है। कैरावेन पैराटोल्यूडीन, आधे बच्चे पैराटोल्यूडीन में फंस जाते हैं कि सर ये नौटंकी क्या है। तो भाई देख, टोलुइन और एनिलीन दोनों मिला के बन गया है टोल्यूडीन। तो देखो ध्यान से, ये बेंजीन पे अगर मैं फेंक के मार दूं क्या NH2, तो ये होता है एनिलीन, और इसी के पैरा पे CH3 लगा दूं तो ये होता है पैराटोल्यूडीन। अभी ठीक है, जैसे मैंने बोला उस पॉइंट से याद रखो कि दिमाग में रुक जाएगा। ये है पैराटोल्यूडीन, ठीक है। जब रिएक्ट करता है क्लोरोफॉर्म एंड अल्कोहलिक KOH, क्लोरोफॉर्म एंड अल्कोहलिक KOH, क्या याद आया सर, अभी थोड़ी देर पहले बताया था आपने, कार्बिलेमिन रिएक्शन, या उसी का एक और नाम क्या है, आइसोसाइनाइड टेस्ट। सर CHCl3 क्लोरोफॉर्म और KOH कैसा है, नशे में चूर, अल्कोहलिक KOH। क्या होता था सर, जो 1 डिग्री अमाइन था वो आइसोसाइनाइड में कन्वर्ट हो जाता था, मतलब यही NH2 ग्रुप बन जाएगा NC। चलो ढूंढते हैं फिर, तो प्रोडक्ट क्या होगा, प्रोडक्ट क्या होगा NC। अरे सर ये है तो साफ साफ लिखा है, बी वाला ऑप्शन सही लग रहा है सर। अरे आपके सामने ही है भाई, इसकी रिएक्शन करोगे तो मैंने क्या बोला, सिर्फ एक ही चेंज होगा, जो 1 डिग्री अमाइंस था वही क्या बना लेगा, आइसोसाइनाइड। यहां तो वैसे भी चेंज नहीं होने वाला कार्बिलेमिन रिएक्शन में, तो यही मैच कर रहा है अपने प्रोडक्ट के साथ। तो करेक्ट आंसर है बी। देखते हैं दोस्त, मुबारक, बी वाला आंसर सही है। ठीक है, बढ़िया है, सीखते चलना बढ़िया, तुरंत कई नेम रिएक्शन भी साथ में सीखते रहे हो आप। अगला सवाल कह रहा है, ये जो N ट्रिपल बॉन्ड एंड ग्रुप, इसको क्या बोलते हैं, कौन सा ग्रुप है ये, डाई एजो ग्रुप इन बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड इज।
कह रहा बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड में जो डाई एजो ग्रुप है प्यारे बच्चे, ये देखो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, और उसमें ये जो डाई एजो ग्रुप है उसी के बारे में बात हो रही है ना, कि ये वाला जो ग्रुप है वो कैसा बिहेव करता है। ऑप्शन देख लेते हैं क्या जानना चाह रहा है। अच्छा, कह रहा है ऑर्थो डायरेक्टिंग है, पैरा डायरेक्टिंग है, मेटा डायरेक्टिंग है, नन ऑफ दीज है। तो ये बड़ा ही सिंपल है, सर ने हम लोग को समझाया था कि अगर बेंजीन रिंग से डायरेक्ट जुड़े हुए एटम के पास कोई लोन पेयर हो, है ना, तो वो प्लस आर इफेक्ट दिखाता है, और लोन पेयर ना हो और वो जुड़ा हो अपने से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव वाले से, तो वो कौन सा इफेक्ट दिखाता है, वो कौन सा इफेक्ट दिखाने लगता है, माइनस आर, है ना। और तो सिंपल है, देखो यहाँ पे लोन पेयर है भी नहीं, है ना, और वैसे भी ट्रिपल बॉन्ड टूटने लगता है, बाहर की तरफ इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं बेंजीन रिंग से, तो गेम सिंपल है, ये है माइनस आर इफेक्ट दिखाएगा। और कौन सा प्लस आर वाले होते हैं, ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग, और माइनस आर वाले होते हैं मेटा डायरेक्टिंग। तो सिंपल है, ज्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करते हुए, ये जो डाई एजो ग्रुप है वो कौन सा शो करता है, मेटा डायरेक्टिंग नेचर शो करता है। डन, याद रखिएगा, सिंपल है। मैंने आपको प्लस आर माइनस आर सिखाया है कैसे ढूंढते हैं। कह रहा है एनिलीनियम हाइड्रोजन सल्फाइड, एनिलीनियम हाइड्रोजन सल्फाइड, जो बोले वो तो दोस्त लिखना बनता है। सर ये भैया जी कह रहे हैं एनिलीनियम फिर हाइड्रोजन सल्फाइट, हाइड्रोजन सल्फाइट, ठीक है सर, लिख लिया हमने। H2SO4 का H नहीं तो फिर ये SO4 ही होगा, है ना, ये माइनस। कह रहा है एनिलीनियम हाइड्रोजन सल्फाइड ऑन हीटिंग विद सल्फ्यूरिक एसिड, कह रहा है जब इसी को हम हीट करते हैं 453 से 473 केल्विन पे, तो भैया जी क्या बनाते हैं, तो मैंने आपको बताया था कि भैया जी क्या बना लेते हैं, फाइनली ज्विटर आयन, उसके पहले ये कन्वर्ट होते हैं NH2 और SO3H में, और उसके बाद ये क्या करते हैं, चेंज हो जाते हैं किसमें, ज्विटर आयन बना लेते हैं। और ज्विटर आयन का फॉर्मूला अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था, ये हो जाते हैं NH3 पे प्लस और SO3 पे माइनस। डन, तो ढूंढ लेते हैं ये हमसे क्या पूछना चाह रहे हैं, कौन से ऑप्शन है। तो कह रहा हाँ तो ठीक है ना, सल्फेनिलिक एसिड हो तो क्या, फिर बात ही खत्म हो गई। ये अभी थोड़ी देर पहले ही पढ़ा था हमने, इसी को बोलते हैं सल्फेनिलिक एसिड, ज्विटर आयन का नाम था, तो हो तो क्या, आसान है। तो इन्होंने क्या बना लिया, सल्फेनिलिक एसिड। ठीक है, डन है, आसान है, ये तो बढ़िया है, सीखते रहो साथ में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्त। कह रहा है द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ, ध्यान से सुनना, कह रहा है इथाइल डाई मिथाइल अमाइन, इथाइल डाई मिथाइल अमाइन, मतलब अमोनिया का तीनों H कल्टी, इथाइल भी लग गया, 2 बार मिथाइल भी लग गया है, मतलब भैया जी मेरे क्या है 3 डिग्री। फिर कह रहा है एन ब्यूटाइल अमाइन, नॉर्मल मतलब ब्रांचिंग नहीं है, मतलब 1 डिग्री नॉर्मल ब्यूटाइल अमाइन। और कह रहा है डाई इथाइल अमाइन, मतलब भैया जी मेरे क्या है 2 डिग्री, देखो 2 ही बार इथाइल लगा है, मतलब 2 H हटाया गया, 2 इथाइल लगाया गया है। तो क्लियर ही हो गया, फिर उम्मीद करता हूं प्रॉब्लम तो ना ही हो। तो सबसे ज्यादा कौन होगा, कह रहा है डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ फलाने इज, अच्छा दिया भी है कि सबसे ज्यादा नॉर्मल ब्यूटाइल, फिर डाई इथाइल, फिर इथाइल मिथाइल, हाँ ठीक है, बढ़िया है, वही है 3 to 1। दिस ट्रेंड ऑफ बॉइलिंग पॉइंट कैन बी एक्सप्लेन्ड, अभी तो पढ़ा कि ये बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर क्यों आया, बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो ढूंढ लो फटाक से आंसर कौन सा है। कह रहा है बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होता है जब मॉलिक्यूलर मास इंक्रीज होता है, नहीं। टर्शियरी अमाइंस है हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट, नहीं। इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग मैक्सिमम इन प्राइमरी अमाइंस एंड एब्सेंट इन टर्शियरी अमाइंस। और लास्ट में लिख रहा है इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड इज प्रेजेंट इन टर्शियरी अमाइन, नहीं टर्शियरी में तो है ही नहीं। तो फिर आपका करेक्ट जवाब क्या है, सी वाला। सीखते चलिए बच्चा, बहुत इंपॉर्टेंट कहानियां हैं जो मैं आपको बता रहा हूं, आप एकदम समझते चलेंगे, मजा ही आ जाएगा। डन है, सी। आगे बढ़ूं, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज अ हिंसबर्ग, अरे तेरी हिंसबर्ग अभी तो बताया था सर, बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड C6H5SO2Cl। खुश हो गए ना कि अरे सर ऐसा ही आ जाए तो फिर मतलब जमाना लूट लेंगे। दोस्त आएगा ऐसे ही आसान आसान, टेंशन मत लो, तुम पढ़ के जा रहे हो तुम्हें सब आसानी लगेगा। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या है, फर्स्ट। आगे चलते हैं। कह रहा एनिलीन कैन बी कन्वर्टेड इनटू बेंजाइल अमाइन, एनिलीन आज्ञाकारी स्टूडेंट की तरह जो कहता है सवाल चुपचाप लिखने का। एनिलीन कैन बी कन्वर्टेड इनटू बेंजाइल अमाइन, जो जब तक लिखेंगे नहीं ना तब तक दिमाग वैसे भी नहीं चलेगा। ये है बेंजाइल और उससे लगा NH2 अमाइन। ठीक है, कह रहा है एनिलीन कैन बी कन्वर्टेड इनटू बेंजाइल अमाइन बाय विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इन सीक्वेंस। मुझे दोस्त यहां से यहां जाना है, कह रहा है कुछ ऑप्शंस दिए हुए हैं, उन्हीं में से हमें पकड़ना है कौन सा सही है। तो चलो देखते हैं।
कह रहा है पहले NaNO2 प्लस HCl फेंक के मार दो। तो अगर मैं एनिलीन पे दोस्त सीखते चलना, एनिलीन पे अगर मैं NaNO2 HCl फेंक के मारता हूं तो ये प्रोसेस कहलाती है डाई एजोटाइजेशन, और भैया क्या बन जाते हैं, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। और कह रहा है फिर CuCN फेंक के मार दो। बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड पे अगर मैं CuCN फेंक के मारता हूं दोस्त, तो एक लॉजिक दिया है इसके पहले भी, फिर बता रहा हूं, जब भी रिएक्टेंट में डाइजोनियम होता है तो N2 और HCl मोस्टली हम निकाल ही देते हैं, तो फिर N2 और HCl निकल जाएगा, तो ये जाके बन जाएगा साइनोबेंजीन, मतलब बेंजीन पे जाके लग जाएगा CN। और कह रहा है उसके बाद इसका हाइड्रोजनेशन कर देंगे, और हाइड्रोजनेशन कर देंगे दोस्त तो ये C और N के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड बन जाएगा सिंगल बॉन्ड, और दो दो जगह खाली हो जाएगी। और तुमने चूंकि H2 और Ni फेंक के मारा हाइड्रोजनेशन, तो HH जाके लग जाएगा, तो ये बन जाएगा बेंजीन के ऊपर CH2NH2, CH2NH2। तो यार बन तो गया, पहले ही वाले से बन गया। तो कह रहा पहला वाला ये है क्या सही, चलो सर देखते हैं। अभी तक पहला तो सही लग रहा था। यहाँ 3 प्रोसेस आपने सीखी है, फट से दिमाग में बैठाइए कि जब हम एनिलीन का डाई एजोटाइजेशन करते हैं तो बनता है डाइजोनियम, जब हम डाइजोनियम पे फेंक के मारते हैं CuCN, तो जैसे आपने सैंडमेयर और गेटरमैन रिएक्शन पढ़ा ना, क्लोरो ब्रोमो, वैसे साइनो भी बनता है। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, साइनोबेंजीन, मतलब बेंजीन नाइट्राइल, और फिर वही है C ट्रिपल बॉन्ड N है, फिर ये ट्रिपल से क्या हो जाएगा, सिंगल होगा, दो दो जगह खाली हो जाएगी। तो दो जगह यहाँ खाली हुई, वहां भी HH फेंक के मार दो, दो जगह यहाँ खाली हुई, यहाँ भी HH फेंक के मार दो, तो क्या बन जाएगा CH2NH2। सर पहला सही लग रहा है, क्योंकि दूसरे में कह रहा Br2 फेंक के मारो, ब्रोमीन क्यों लगाएंगे, हमें कहाँ जाना है उसके बाद। फिर तीसरे में HNO2 तो कह रहा है, लेकिन फिर कह रहा है ऑक्सीडेशन कर दो बेंजीन डाइजोनियम का, नहीं ठीक नहीं लग रहा। तो सर पहला ही सही है, चलो देख लेते हैं आंसर। करेक्ट आंसर फर्स्ट है। प्लीज यहाँ पे आपने जो सीखा है 3 चीजें वो दिमाग में भर लीजिए कि इन भैया जी का ये काम करें तो भैया जी यहाँ कन्वर्ट हो जाते हैं, इन भैया जी का ये फेंक के मार दें तो भैया जी इधर कन्वर्ट हो जाते हैं। दिमाग में हर देखिए सवाल से क्या सीख रहे हैं, थोड़ा पॉज करके आराम से पहले सोच लीजिए, अच्छा ये सीखा, फिर आगे बढ़िए, तभी तो मजा है दोस्त, है ना। आप पूरा टाइम यूटिलाइज करिए, लगे कि हाँ सीखा। जब वीडियो देख के उठे तो आपको लगे कि भैया अमाइन सब खुद भी कल पढ़ा सकते हैं, तब तो लगे कि सीखा दोस्त। चलो आगे देखो क्या कह रहा है, द करेक्ट स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग डाइजोनियम सॉल्ट्स इज। कह रहा है करेक्ट स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या है, तो चलो देखते हैं किसके बारे में बात कर रहा है। आपके पास कंपाउंड है, अच्छा N2Cl सब में डाइजोनियम के सॉल्ट्स हैं, यहां लगा है OCH3, कौन सा इफेक्ट, +R इफेक्ट। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग लोन पेयर है ना, अभी बताया कि अगर बेंजीन से डायरेक्ट जुड़े हुए भाई के पास क्या हो, लोन पेयर हो, तो वो कौन सा इफेक्ट देते हैं, +R। NO2 ये तो -I इफेक्ट शो कर रहे हैं, या आप कह सकते हैं -R इफेक्ट भी दिखा रहे हैं, है ना। यहाँ सिर्फ डाइजोनियम है और यहाँ पे CN लगा है, भैया जी भी क्या कर रहे हैं, -R इफेक्ट दिखा रहे हैं। कौन सा पूछ रहा है, करेक्ट ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ द डाइजोनियम। अच्छा डाइजोनियम क्या कर रहा था, अभी थोड़ी देर पहले हमने नोटिस किया था, डाइजोनियम -M इफेक्ट दिखाता है, -R वाला, मतलब ये बेंजीन से इलेक्ट्रॉन खींच रहा है और हम उसमें ऐसा कुछ जोड़ रहे हैं जो उसको इलेक्ट्रॉन दे, तो बढ़िया है, स्टेबल होगा। भाई मेरे से एक आदमी खाना खा रहा है और मेरे को एक आदमी खाना दे रहा है, अरे एग्जाम्पल के समझ में आओ कि मेरे से एक जगह से जा रहा है और एक जगह से दे रहा है, तो बढ़िया ना, देता रहूंगा। ऊपर वाला मुझे दे रहा है, मैं लोगों में बांट रहा हूं, बढ़िया है, यही तो चल रहा है प्रोसेस। लेकिन इधर क्या हुआ कि ऊपर वाले का भी मूड खराब था, उन्होंने छीन लिया, और जिसको भी देना है वो तो चल ही रहा है प्रोसेस। तो करेक्ट ऑर्डर दिमाग में क्या लग रहा है कि सबसे ज्यादा A होगा सर। आपके 4 ऑप्शन में से आपको ढूंढ लेना है कि जहां A सबसे ज्यादा हो वही करेक्ट है। तो सर देखो C और D तो कल्टी, C और D में A सबसे ज्यादा है ही नहीं, हटा देते हैं। अब A के बाद कौन लग रहा है सर, इन दोनों में -R है, यहाँ कुछ नहीं है तो -R से कुछ नहीं ज्यादा बेटर, तो A के बाद जहां C आ जाए वही करेक्ट ऑप्शन है। और ऐसा ऑप्शन आपको कहां दिख रहा है, कहां दिख रहा है भैया जी, B वाले ऑप्शन में। बस आप अपना कहां टिक कर लीजिए। प्रॉब्लम पता कब आएगी, जब आपको लगेगा अब तो दोनों ही -R है सर, ये वाला भी ये वाला भी, तो दोस्त या दोनों ही -I इफेक्ट दिखा रहे हैं, तब क्या करें सर, तब बेटा आपको -I इफेक्ट का ऑर्डर याद होना चाहिए, है ना। -I में NO2 ज्यादा दिखाता है रेदर देन CN, तो इसीलिए स्टेबिलिटी की बात उसका उल्टा हो जाएगा, तो इसीलिए पहले CN आ गया होगा फिर NO2। ध्यान रखिएगा, आपने इस यहाँ से कुछ बातें सीखी हैं क्या, कि भाई मेरे को क्या करना है, मेरे से जो ग्रुप जुड़ा हुआ है वो मेरे से इलेक्ट्रॉन खींच रहा है बाहर की तरफ। अब ऐसा कोई जुड़ जाए जो मुझे इलेक्ट्रॉन दे, तो मैं स्टेबल ही हो जाऊंगा फिर, कि चलो हमको कोई दे रहा है, फिर कोई खींच रहा है, मेंटेन हो गया। यहाँ क्या है, ये तो बाहर खींच रहा है, भैया जी भी इधर से खींच ही रहे हैं जो ग्रुप जुड़ रहे हैं, तो ये अनस्टेबल कर रहा है, ना कि स्टेबल। ठीक है, याद रहेगा ना, बढ़िया तरीका है समझने का। ठीक है, अच्छा चलो आगे बढ़ते हैं। करेक्ट ऑप्शन है B। अब कहता है दोस्त, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज हाईएस्ट pKb वैल्यू। कम ऑन, pKb वैल्यू, अच्छा सर, KB ज्यादा मतलब बेसिक कैरेक्टर ज्यादा,
Kb की वैल्यू ज्यादा मतलब क्या ज्यादा, बेसिक कैरेक्टर ज्यादा, और जब P लग जाता है तो PKB इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ KB। PKB किसके इक्वल, माइनस लॉग ऑफ KB। PKB की वैल्यू किसके ऊपर, माइनस लॉग ऑफ KB। इसका मतलब ये कह रहा है कि KB ज्यादा होना मतलब बेसिक कैरेक्टर ज्यादा होना, और PKB कहता है लॉग KB का उल्टा, मतलब जिसका PKB ज्यादा होगा इसका मतलब वो कम बेसिक होगा। तो हमें ढूंढना है अपने ऑप्शन में से कम बेसिक कौन है दोस्त। तो चलो ढूंढते हैं। ये है 1 डिग्री अमाइन, ये है 2 डिग्री अमाइन, ये सिर्फ अमोनिया है ना, और ये मतलब आप कह सकते हैं 0 डिग्री है, और ये क्या है, ये भी है 1 डिग्री, ये भी क्या है 1 डिग्री। लेकिन ये जिस कार्बन से लगा है उससे 3 और ग्रुप लगे हैं जो इसको इलेक्ट्रॉन दिए जा रहे हैं। ठीक है, यहां पे देखो कह रहा है सबसे कम कौन है, सबसे कम कौन क्या है पूछ रहा है, पीकेबी वैल्यू किसकी ज्यादा है, मतलब सबसे कम बेसिक कौन है, उल्टा था ना। तो आपको क्या लग रहा है इसमें सबसे कम बेसिक कौन है। सर बेसिक कैरेक्टर में हमने देखा है जितना ज्यादा एल्काइल ग्रुप लगते जाते हैं उतना ही ज्यादा वो लोन पेयर डोनेट करने की टेंडेंसी बढ़ती जाती है। तो सर यहाँ देखो एक एल्काइल लगा है, यहाँ देखो 2 लगा है सर, यहाँ जिससे लगा है उससे 3 लोन लगे हैं, यही है सर जिसमें एक भी एल्काइल ग्रुप नहीं लगा है। तो सर मन ने लागे है कि बबुआ बी आंसर होना चाहिए, तो बबुआ तुमको सही लागे है, करेक्ट आंसर क्या है, बी। बढ़िया, सीखते चलना प्लीज। अगला सवाल कह रहा है दोस्त, कंसीडर द फॉलोइंग सीक्वेंस रिएक्शन। चलो कंसीडर कर ही लेते भाई, इतना प्यार से कह रहा है तो। कह रहा है CH3CONH2 फेंक के मारा, अरे हैप्पी बर्थडे रिएक्शन। तो CH3CONH2 है सर, और आप हैप्पी बर्थडे रिएक्शन करोगे तो एक कम कार्बन का एमाइन बनेगा, मतलब यहां बनेगा CH3NH2। बढ़िया। अब कह रहा है इस CH3NH2 पे फेंक के मारेंगे CHX3KOH, कौन सी रिएक्शन याद आई, कम ऑन मेरे भाई, कार्बिल-एमीन रिएक्शन। सर कार्बिल-एमीन रिएक्शन याद आई तो यही CH3NH2 क्या बन जाएगा, CH3NC आइसोसाइनाइड। और कह रहा है उसके बाद हमने फेंक के मार दिया भाई के ऊपर हाइड्रोजिनेशन, और वो भी निकल के साथ, ओए होए। तो यहाँ का जो ट्रिपल बॉन्ड था वो फिर से बनेगा सिंगल बॉन्ड, और भैया जी सी वाले भैया जी कन्वर्ट हो जाएंगे CH3NHCH3 में। 2 डिग्री अमाइन। तो कह रहा है A and C कैन बी डिफरेंशिएटेड बाई, A क्या है 1 डिग्री अमाइन, C क्या है 2 डिग्री अमाइन। तो दोस्त 1 डिग्री और 2 डिग्री अमाइन को डिफरेंशिएट करने के तरीके, अरे मैं हूं ना, काहे टेंशन ले रहे हो। हिंसबर्ग टेस्ट, कार्बिल-एमीन रिएक्शन 1 डिग्री देगा 2 डिग्री नहीं देगा, और नाइट्रस एसिड टेस्ट 1 डिग्री और 2 डिग्री और 3 डिग्री अलग अलग नाइट्रस एसिड से डिफरेंशिएट होते हैं। कई सारे हैं दोस्त, आराम से यूज करो, क्या कर, तीनों में से कोई भी जवाब होगा सही हो जाएगा। तो कह रहा है हाँ, तो मिल गया दोस्त। कह रहा है HNO2 के साथ ट्रीट कर दो, अभी सर ने बोला नाइट्रस एसिड वाला, बोलने बोला रिएक्शन भी दे C6H5SO2Cl, हिंसबर्ग। तो सर ये भी सही लग रहा है, ये भी सही लग रहा है, तो दोस्त फिर थर्ड ऑप्शन पे जाते हैं। कह रहा बोथ A and B। बढ़िया, कोई तकलीफ नहीं, चलो आगे बढ़ते हैं। करेक्ट ऑप्शन क्या है, बोथ A and B। समझते रहिएगा, देखिए मैंने सारी रिएक्शन एक्सप्लेन की है, ध्यान रखिएगा। आगे कह रहा है द करेक्ट ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी ऑफ द फॉलोइंग अमाइन इन एक्वस सोल्यूशन। ध्यान रखना मेरे लाल, इंपॉर्टेंट सवाल। आपने पढ़ा हुआ है गैसियस फेज में जो ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी है वो है 3 डिग्री सबसे ज्यादा, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री। लेकिन जैसे ही कहानी एक्वस फेज में आती है दोस्त, जैसे ही कहानी एक्वस फेज में आती है, डाटा इथाइल के लिए अलग हो जाता है, मिथाइल के लिए अलग। और इसको समझ लो, दिमाग में बैठा लो अच्छे से, क्योंकि ये दुनिया के हर एग्जाम में सवाल पूछा जाता है। जा रहे हो ना जेईई देने, वहां भी पूछा जाएगा, तैयार रहो। कह रहा है गैस फेज में तो ऑर्डर है 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री 0 डिग्री, मतलब अमाइन अमोनिया। लेकिन कहता है कि अगर अल्काइल ग्रुप C2H5 रख लिया जाए तो यही ऑर्डर हो जाता है 2 3 1, 2 डिग्री 3 डिग्री 1 डिग्री, और अगर मिथाइल रख दिया जाए तो यही ऑर्डर हो जाता है 2 1 3। तो प्लीज ये ध्यान रखिएगा, आगे भी सवाल मिलेंगे तो मैं आप डायरेक्ट पूछूंगा आपसे कि आपने अभी मेरे से पढ़ा है। तो कह रहा है एक्वस सॉल्यूशन में है, और आपके पास एल्काइल के नाम पे क्या है, मिथाइल, मिथाइल है, तो ऑर्डर क्या होगा 2 1 3। ढूंढो 2 1 3, कम ऑन, सबसे ज्यादा 2, सबसे ज्यादा 2। सर देखो ये 3 है तो इनको तो वैसे बैठा लो, या तो ये ऑप्शन होगा या तो ये वाला होगा। सर इन्हीं दोनों में 2 डिग्री दिख रहा है, 2 के बाद क्या दिखना चाहिए 1, 2 के बाद ये देखो ये 3 है, कट ये 1। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है, सी वाला। तुरंत ही सीख गए कॉन्सेप्ट डोज मुट्ठी में, तो फिर क्वेश्चन 2 कौड़ी का हटाने का सही ऑप्शन क्या है, सी। बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं, याद रखना जो मैंने बात बताई, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। कह रहा है रीड द गिवन सीक्वेंस ऑफ द रिएक्शन केयरफुल्ली। भाई
केयरफुली पढ़ना है, अच्छे से पढ़ते हैं। चलो कह रहा है पहले आपके पास क्या है, नाइट्राइल CN, कह रहा है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड फेंक के मार दिया, तो चलो ठीक है रिडक्शन कर लेते हैं। रिडक्शन कर लेंगे तो भैया जी के बन जाएंगे RCH2NH2, ठीक है भैया। फिर कह रहे हैं फिर फेंक के मारा निकिल वाले, तब भी रिडक्शन ही हो रहा है सर, तो यहां भी बन जाएंगे RCH2NH2, ठीक है। ये करना क्या चाह रहे हैं भाई, कह रहे हैं फिर लास्ट में हमने फेंक के मारा NaHG इन अल्कोहल, सोडियम अमलगम इन अल्कोहल, पार्शियल हाइड्रोलिसिस कर रहे थे। अच्छा, जब पार्शियल हाइड्रोलिसिस सीखो, इसको कॉन्सेप्ट है, जब हम नाइट्राइल की पार्शियल हाइड्रोलिसिस करते हैं तो बनता है एसिड अमाइड, कंप्लीट कर देते तो बन जाता है एसिड। तो कह रहा पार्शियल करा है तो C क्या बन जाएगा, RCONH2, देखो पार्शियल हाइड्रोलिसिस कर दिया। अब कह रहा है इन भैया जी को फिर फेंक के मारेंगे क्या, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, तो भैया जी का O हट जाएगा, H लग जाएगा, तो भैया जी बन जाएंगे RCH2NH2, देखो मैंने O हटा के H लगा दिया। और कह रहे हैं Br2KOH, फिर से किसकी याद आई, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे मतलब एक कम कार्बन, तो E वाले भैया जी क्या हो जाएंगे, CO हट, मतलब एक कार्बन का लॉस कर दो तो बन जाएगा RNH2। कह रहा था करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट दीज प्रोडक्ट्स आर, प्लीज एक बार दिमाग में बैठा लो, A क्या है RCH2NH2, B क्या है RCNH2NH2, C क्या है RCONH2, है ना, और D क्या है फिर RCH2NH2, और E वाला है RNH2। ये प्लीज दिमाग में रखेंगे तो ढूंढना आसान हो जाएगा। चलो एक बार देखते हैं ऑप्शन में किसके बारे में बात कर रहा है। कह रहा है A and B आर चेन आइसोमर, A and B आर चेन आइसोमर, अरे नहीं ऐसा तो लग तो नहीं रहा दोस्त, आगे देख लेते हैं। अच्छा, कह रहा B and D आर पोजीशन आइसोमर, B and D नहीं B and D पोजीशन आइसोमर कैसे हो सकते हैं, है ना, दोनों 1 डिग्री हैं, पोजीशन आइसोमर का बात तो नहीं लग रहा। आगे देखते हैं, कह रहा B and C आर फंक्शनल आइसोमर, B and C कहाँ गया B, ये है B और ये है C, कह रहा है ये फंक्शनल आइसोमर है, नहीं अमाइंस 1 2 3 ही आपस में फंक्शनल आइसोमर हो सकते हैं, एसिड अमाइड का रिलेशन तो नहीं है दोस्त। अगला कह रहा है D and E आर मेंबर ऑफ सेम होमोलॉगस सीरीज, देखते हैं क्या कह रहा है, D और E, D और E, हाँ सही है ना, दोनों अमाइंस ही तो हैं, अरे भाई दोनों सेम अमाइन है, 1 डिग्री अमाइन है, तो हाँ ठीक है, दोनों सेम होमोलॉगस सीरीज से बिलोंग करते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है दोस्त, देखो क्वेश्चन आसान था, चौथा ऑप्शन, मतलब तो बहुत सिंपल था पहचानना। यहाँ रिएक्शन देख लो क्या हो रहा है, यहाँ आप रिएक्शन में कई चीजें सीखने को मिली आपको, ठीक है। करेक्ट ऑप्शन क्या है, D और E क्या है, एक ही, देखो ना सेम फंक्शनल ग्रुप, होमोलॉगस सीरीज मतलब क्या, सेम फंक्शनल ग्रुप हो, एक ही जनरल फॉर्मूला हो, तो फिर केमिकल प्रॉपर्टी मैच कर जाती है और यही होमोलॉगस सीरीज है। ये तो आसान है आपके लिए। तो करेक्ट ऑप्शन था दोस्त D and E आर मेंबर ऑफ सेम होमोलॉगस सीरीज। ये थे भैया आपके कौन से क्वेश्चन, MCQ क्वेश्चन। 18 MCQ मत समझना, इस दौरान बहुत सारी रिएक्शंस आई, उनके और पीछे आगे जो भी बन रहा था सब मैंने आपको एक्सप्लेन किया दोस्त। देखो दोस्त फंडा बड़ा क्लियर है कि अगर आप वीडियो देख रहे हो, शांति से कॉपी नोट्स लेके किताब लेके कॉपी वीडियो देख रहे हो आप, मतलब आप सीरियस तो हो, आपको पता है बोर्ड एग्जाम है और फोड़ डालना है बोर्ड एग्जाम में, है ना। बहुत सारी उम्मीदें हैं, पेरेंट्स की उम्मीदें आपसे हैं, आपके टीचर्स की उम्मीदें आपसे हैं, आपकी खुद की उम्मीदें सबसे ज़्यादा आपसे हैं। भाई ऑब्वियसली एग्जाम है, पहला एग्जाम बोर्ड एग्जाम 12th है, फोड़ेंगे तभी तो कुछ बड़ा सपना देखेंगे, तो घर वाले या टीचर सपोर्ट करेंगे आपको, है कि नहीं, मानते हो कि नहीं बात। तो एकदम भाई ताबड़तोड़ पढ़ाई करो, एकदम मजा ही आ जाए, है ना, क्योंकि आगे चल के यार पूरा देश तुम्हारे मत्थे, पूरा परिवार तुम्हारे मत्थे है ना, ज्यादा बोल दिया, अरे है, चलो पढ़ाई करो ईमानदारी से, ठीक है। अब बात करेंगे दोस्त असर्शन एंड रीजन टाइप क्वेश्चंस, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस भी आपके एग्जाम में आ रहे हैं, ठीक है। चलो देख लेते हैं। तो ये तो आपको नोटेंगे पता ही है, जब असर्शन रीजन दोनों सही हो, करेक्ट एक्सप्लेनेशन हो तो हम A मारते हैं, दोनों सही हो बट एक्सप्लेनेशन ना हो तो B, असर्शन सही हो रीजन गलत हो C, असर्शन गलत हो रीजन सही हो D। तो चलो पहले क्वेश्चन से आते हैं। कह रहा ऑर्थो सब्सटीट्यूटेड एनिलीन्स आर यूजुअली वीकर बेसिस देन एनिलीन। देखो कह रहा है भाई, मेरी बात बहुत ध्यान से सुनो, कह रहा है ये है एनिलीन वाले भैया, और कह रहा है यही वाले भैया अगर ऑर्थो सब्सटीट्यूटेड हो जाएं, मतलब ऑर्थो पोजीशन पे कोई एटम या ग्रुप ऑफ एटम आके लग जाए, तो ये कहना चाह रहे हैं कि ऑर्थो वाले यूजुअली वीकर बेस होते हैं देन एनिलीन। आपको लग रहा होगा सर मान लो कोई प्लस आई इफेक्ट वाला लग जाए तब भी वीकर होंगे, हाँ दोस्त, इसी को बोलते हैं ऑर्थो इफेक्ट। ऑर्थो इफेक्ट कहता है कि स्टेरिक हिंड्रेंस हो जाएगा, हो सकता है वो हाइड्रोजन बॉन्ड बना ले, स्टेबिलिटी बढ़ जाए, है ना, हो सकता है पोलैरिटी, पोलर नेचर होने की वजह से ये इफेक्ट कहलाता है ऑर्थो इफेक्ट। इसको याद रख लीजिए,
फिनॉल में भी देखने को मिलता है, एनिलीन में भी देखने को मिलता है कि ऑर्थो वाली पोजीशन पे अगर कोई ग्रुप लग जाए तो भैया जी क्या करते हैं, इनकी बेसिसिटी को वीक कर देते हैं, कम कर देते हैं। अब सोच के देखो, यहाँ जो लगेगा वो इसी के साथ लगेगा बॉन्ड बनाने, तो ये लोन पेयर जो था इन्वॉल्व, वो बॉन्डिंग में इन्वॉल्व हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा, कार्यक्रम डोनेट हो ही नहीं पाएगा। तो सही है, पहली लाइन भी सही है। और वो होता किसकी वजह से, बिकॉज ऑफ ऑर्थो इफेक्ट, तो रीजन भी सही लिखा है, दिस इज ड्यू टू द ऑर्थो इफेक्ट। तो भाई दोस्त आंसर क्या होना चाहिए, ए। आंसर क्या होना चाहिए, ए। एसर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, एंड करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। दूसरे सवाल पे आते हैं। कह रहा है इन स्ट्रांगली एसिडिक सोल्यूशन एनिलीन बिकम्स मोर रिएक्टिव टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट। कह रहा है स्ट्रांगली एसिडिक सोल्यूशन। आप ध्यान से सोचो तो आपको लगेगा एनिलीन खुद क्या है, बेसिक, और अगर आपने इसको एसिडिक सोल्यूशन दे दिया तो ये तो खुद ही गले मिल जाएगा ना, पहले आपस में खुद ही रिएक्शन में बिछड़ा यार मिला, कुंभ मेले में भाई लोग मिल लिए, अरे तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कहां से करेगा, कहां से रिएक्टिव हो जाएगा। कुछ तो इलेक्ट्रोफाइल आएगा कि भाई मैं आ गया हूं जुड़ने के लिए, कहेगा नहीं भाई मेरा मिल गया बहुत पुराना वाला, मैं उसके साथ बॉन्ड बना के बैठा हूं, है ना। तो पहला लाइन तो दोस्त गलत लग रहा है ना। रीजन देखते हैं। कह रहा था अमाइनो ग्रुप बीइंग कंप्लीटली प्रोटोनेटेड इन स्ट्रांगली एसिडिक सोल्यूशन, सही है, H+ जाके लग जाएगा, प्रोटोनेटेड हो जाएगा। द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑन द नाइट्रोजन इज नो लॉन्गर अवेलेबल, सही है, अवेलेबल नहीं होंगे रेजोनेंस के लिए। तो दोस्त रीजन तो सही है, लेकिन जो ऊपर अंग्रेजी लिखा है वही गलत है, ज्यादा रिएक्टिव थोड़ा ना हो जाएंगे। कह रहा मोर रिएक्टिव टुवर्ड्स द इलेक्ट्रोफिलिक, तो दोस्त असर्शन गलत है और रीजन सही है, और ऐसा ऑप्शन कहां मिलता है, डी वाले में। ठीक ठीक। देखो क्वेश्चन अटेम्प्ट करने का तरीका है, आपको ऐसा नहीं कि पढ़ते ही दिमाग में आ जाएगा, जो जो बोले उसको थोड़ा लिखो, थोड़ा सा बात करो, जब बात करोगे तभी तो प्यार होगा मेरे भाई, कोशिश तो करो। चलो आगे बढ़ो। कह रहा है 3 बार Me3 मतलब मिथाइल 3 बार लगा है ना, मतलब 3 डिग्री N रिएक्ट करता है BF3 के साथ, वेयर एज 3 डिग्री फिनाइल डज नॉट। देखो क्या कहना चाह रहा है, कह रहा है भैया जी कि ये वाले जो भैया जी हैं ये रिएक्शन कर ले रहे हैं किसके साथ, BF3 के साथ। क्यों, क्योंकि BF3 क्या है, लुईस एसिड, और भैया जी के पास क्या है, लोन पेयर, तो भैया जी उसके साथ बॉन्ड बना ले रहे हैं। भाई ये है इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट, भैया जी इलेक्ट्रॉन रिच बॉन्ड बना ले रहे हैं। क्यों, क्योंकि ये तो सपोर्ट भी कर रहा है ना, CH3 प्लस आई इफेक्ट है, बढ़िया, उसको इलेक्ट्रॉन और डोनेट कर रहे हैं, नाइट्रोजन और खुश हो जा रहा है कि भाई साहब एकदम लुटा देंगे सब कुछ धन दौलत, तो बढ़िया है, तो रिएक्शन हो रहा है। लेकिन यही कह रहा है कि अगर मैं 3 बार फिनाइल ग्रुप लगा दूं तो नहीं होगा। हाँ ऑब्वियसली नहीं होगा। फिनाइल ग्रुप कैसे है, अभी मैंने बताया था, ये भाई साहब लोन पेयर अपने पास खींच लेंगे कि भाई मैं तो रेजोनेंस स्टेबलाइज होऊंगा, भाई लोन पेयर घुमाऊंगा तुम्हारा रिंग में, तो जब लोन पेयर घुमाऊंगा तो बबुआ रिएक्शन कैसे करेगा, रे नहीं करेगा ना। तो बात तो सही है पहली वाली, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। रीजन क्या कह रहा है, कह रहा था इलेक्ट्रॉन पेयर ऑन नाइट्रोजन एटम इन दिस इज डीलोकलाइज्ड इन द बेंजीन रिंग एंड नॉट अवेलेबल। एकदम सही बात बोल रहा है दोस्त, दिल पे लग गई। तो सही आंसर क्या है, ए, क्योंकि असर्शन भी सही था, रीजन भी सही था, और करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर इसी बात पे। कह रहा है एनिलीन इज अ वीकर बेस देन साइक्लोहेक्साइल अमाइन। दोस्त बात में दम तो लग रहा है, क्योंकि एनिलीन के केस में क्या है आप खुद ही समझो, एनिलीन के केस में जो एन के ऊपर नाइट्रोजन के ऊपर जो लोन पेयर है वो इधर इन्वॉल्व है, प्लस आर इफेक्ट के चक्कर में बेंजीन में घूम रहा है। लेकिन साइक्लोहेक्साइल अमाइन में जो एन के ऊपर लोन पेयर होगा वो तो रेजोनेंस का हिस्सा होगा नहीं, तो वो आसानी से डोनेट हो सकता है। मतलब बात में दम तो है, वो ज्यादा बेसिक होगा। तो एनिलीन वीकर बेस है देन दिस, ठीक लग रहा है। आगे देखते हैं। कह रहा है एनिलीन अंडरगोज हैलोजिनेशन इवन इन द एब्सेंस ऑफ अ कैटलिस्ट। कह रहा है एनिलीन हैलोजिनेशन कर लेगा आसानी से बिना कैटलिस्ट के भी। हाँ बात तो ठीक है, लेकिन पहली बात कुछ और ही कह रही है, दूसरी बात कुछ और ही कह रही है। मतलब बातें दोनों सही है, बट करेक्ट एक्सप्लेनेशन वाली बात नहीं है। वो अलग बात कर रहा है बेसिक नेचर के बारे में, ये कुछ अलग ही बोल रहा है ना। तो इसलिए कौन सा ऑप्शन है, बी वाला ऑप्शन सही है। दोनों सही है, बट एक्सप्लेनेशन की बात कहीं से भी नहीं आ रही है। अगले सवाल में देखो, कह रहा नाइट्रेशन ऑफ एनिलीन कैन बी डन कन्वेनियंटली बाई द प्रोटेक्टिंग द अमाइनो ग्रुप बाई एसिटाइलेशन। तो मैं आपको बताऊं, हमने आपको बताया था वन शॉट में, आपने नोटिस किया था कि एनिलीन इज हाईली रिएक्टिव। तो हम जब भी एनिलीन का रिएक्शन करके मुझे मोनो डेरिवेटिव बनाना होता था, तो पहले हम एनिलीन का करते थे प्रोटेक्शन, क्या फेंक के मारते थे, एसिटिक एनहाइड्राइड, जिससे उसका हो जाता था एसिटाइलेशन, और वो प्रोटेक्ट हो जाता था, उसकी रिएक्टिविटी कम हो जाती थी, है ना। तो फिर वो सिर्फ पॉली डेरिवेटिव नहीं बनाता था, सिर्फ मोनो बनाता था। याद आ गया होगा। अब उस लाइन को पढ़ो। कह रहा है जब हम एनिलीन का नाइट्रेशन करते हैं
कन्वीनियंटली बाई द प्रोटेक्टिंग द अमाइनो ग्रुप बाई एसिटाइलेशन। तो हाँ, बात तो ठीक है। रीजन क्या कह रहा है? एसिटाइलेशन इंक्रीजेस द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन द बेंजीन रिंग। नहीं, डिक्रीजेस। इंक्रीज कर देगा तब तो और ज्यादा, हम तो रिएक्टिविटी कम कर रहे थे ना दोस्त। तो ये बात तो सही है, ये बात गलत है। इंक्रीज नहीं करेगा, डिक्रीज करेगा। तो इस हिसाब से करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए? सी। एसर्टन तो गुरुजी सही है, बट रीजन क्या है? गलत है। ठीक है, तो ये थे आपके कुछ एसर्शन रीजन के क्वेश्चंस। मैंने बहुत सारी बातें इससे कनेक्ट भी की हैं, तो अगर आपने बात को ध्यान से सुना होगा तो 5 क्वेश्चन नहीं है, बहुत सारी बातें भी साथ में हुई हैं। ठीक है, अब आते हैं कौन से शॉर्ट एंड वेरी शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन जो हमें लगते हैं मोस्ट प्रोबेबल हैं। ध्यान से सुनते रहिएगा दोस्त, है ना, मजा तभी है दोस्त। देखो यार, फंडा क्या है, तुम अपने जीवन का बहुमूल्य समय लगा के बैठे हो, ये रिवर्स नहीं होने वाला। तो जब तुम्हें पता ही है दोस्त कि जान देनी ही है, तो ऐसा दो कि फिर 4 लोग गाए भी तुम्हारे लिए। तो इसलिए मन लगा पढ़ो, कहने का मतलब बस इतना ही है। बीच बीच में मैं बूस्टर डोज दे रहा हूं, है ना, ध्यान रखना। चलो क्या कह रहा है, अब सवाल पे आते हैं। कह रहा हाउ आर द फॉलोइंग रिएक्शन कैरीड आउट, राइट द इक्वेशन एंड कंडीशन। गुड गुड, अच्छा क्वेश्चन। क्या कह रहा है? एसिटिक एसिड से इथाइल अमाइन। ध्यान से सुनो, जब भी ऐसे कन्वर्जन आए तो मैं बार बार बोलता हूं, फिर बोल रहा हूं, पहला काम तो दोस्त ये है कि जो कह रहा है वो लिखना सीखो। कह रहा है एसिटिक एसिड से इथाइल अमाइन बनाना है ना। क्या कह रहा है? एसिटिक एसिड से इथाइल अमाइन CH3COOH से कह रहा है तुम्हें बनाने के लिए C2H5NH2 बनाना है। जब पहला काम ही है ये दोस्त कि जब तक ये लिखोगे नहीं तब तक दिमाग काम नहीं करेगा। अब तुमको सोचना कैसे, ऐसा मैं थोड़ा समय लेता हूं, मुझे पता है मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस में मैं सिखाने नहीं आया था, आपको बताने आया था इंपॉर्टेंट क्या है। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कुछ प्यारे बच्चे उनको लग रहा होगा कि सर कन्वर्जन कैसे करते, थोड़ा बता भी देते तो अच्छा लगता। मैं इसमें थोड़ा समय ले लेता हूं मेरे प्यारे बच्चों, सबके लिए फायदा है। देखो, जब भी कन्वर्जन के सामने आओ तो पहले ऐसे लिख लो, जो बोल रहा है उसको लिख लो, और फिर पहले ऐसे सोचो क्या कोई ऐसी डायरेक्ट रिएक्शन है जो यहां से वहां पहुंचा सकती है। और आपको लगता है सोचने के बाद कि नहीं सर ऐसी कोई रिएक्शन तो है नहीं, तो अब लगाओ बैक गियर। बैक गियर का मतलब क्या होता है? अब तुम सोचो C2H5NH2 बनाने का कोई तरीका तुम्हें पता है जिसमें, अब ऐसा नहीं कि लगे एल्काइल हैलाइड से बनाने, ऐसा सोचना है जो थोड़ा ऑक्सीजन कंटेनिंग एसिड वेसिड अमाइड अमाइड से कुछ रिलेट करता हो। तो आपको लगेगा सर ये बना तो सकते हैं अगर मेरे पास ये आ जाए C2H5CONH2, तो सर हम कर देंगे इसका हैप्पी बर्थडे रिएक्शन, हाफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन, एक कम कार्बन का एमाइन बन जाएगा। बढ़िया, ठीक, कोई तकलीफ नहीं। आपने बोला हाँ सर ये तो कर ही सकते हैं। अब आप सोचो क्या इस एसिड से इस एसिड एमाइड तक पहुंचने का रास्ता है आपके पास? क्या आप इस एसिड से इस एमाइड तक पहुंच सकते हैं एक बढ़ा के कार्बन? तो आपने बोला सर बढ़ा के कार्बन तो नहीं, लेकिन सेम कार्बन तक पहुंच सकते थे। अगर आप यहीं पे फेंक के मारते NH3 तो ये बन जाता CH3CONH2, और उसके बाद दोस्त आपको इस रिएक्शन की जरूरत नहीं पड़ती, आप सिंपली इसका कर देते रिडक्शन लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ, और आप CH3CONH2 से C2H5NH2 तक पहुंच जाते, क्योंकि O हट जाता, CH2 लग जाता, है ना। याद आया आपको? मैंने बोला है आपसे कि अगर आपको देखो आपके पास जितने कार्बन का एसिड अमाइड है उतने ही कार्बन का अमाइन बनाना है तो नॉर्मल रिडक्शन करिए, उससे कम कार्बन का अमाइन बनाना है तो हैप्पी बर्थडे हाफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन कर दीजिए। आ गया ट्रिक काम में। बस ऐसे ही करना होता है। शुरू के 10, 15, 20 कन्वर्जन के साथ आपको समय देना पड़ता है ना। शुरू में समय देना पड़ता है ना, थोड़ा समय देना पड़ेगा, थोड़ा बात करना पड़ेगा, थोड़े भाई के नखरे झेलने पड़ेंगे। उसके बाद दोस्त जब ट्यूनिंग बन जाएगी तो फिर आप पढ़ोगे और आपको अंदर से आवाजें आने लगेंगी, अरे भाई पहले ये फेंक के मारने का, फिर उधर जाने का, रिएक्शन डन। तो देखो ऐसे सीखना होता है, इसको सीखना होता है। मेरे तो ऑप्शन है, मैं ऐसे स्क्रॉल करूंगा, अगले पेज पे सारे कन्वर्जन बने हैं, मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, लेकिन दोस्त सीख भी लो तुम। फिर कह रहा ब्रोमोसाइक्लोहेक्सेन, कह रहा साइक्लोहेक्सेन है दोस्त, उसमें लगा है ब्रोमो, ठीक है। कह रहा उससे हमें बनाना है साइक्लोहेक्सेन अमाइन, जो जब तक जो पूछ रहा है वो नहीं बनाओगे, पहले फॉर्मूला नहीं लिखोगे, ये नहीं है मेरे लाल, साइक्लोहेक्सेन अमाइन है, मतलब कह रहा है ब्रोमोसाइक्लोहेक्सेन ये है, उससे तुम्हें पहुंचना है इसके पास। एक सेकेंड, कुछ चीजें मेरे को उड़ानी पड़ेंगी वरना तुम लोग कंफ्यूज हो जाओगे। ये मैं हटा दूं, आप समझ गए, मुझे हैप्पी बर्थडे नहीं करना पड़ा था यहाँ पे, ठीक है, इसी से बन गया था। और यहाँ पे ये गोला नहीं है दोस्त, ठीक, ओके। अब कह रहा है ब्रोमोसाइक्लोहेक्सेन से साइक्लोहेक्सेन अमाइन तक पहुंचना है, क्या कर सकते हैं दोस्त? कह रहा है इससे यहां पहुंचना है। फिर आपके दिमाग में क्या बात आई कि अरे सर ये तो बड़ा प्रॉब्लम कर दिया आपने,
मुझे तो ये NH2 लगाना पड़ेगा, तो क्या करें, कोई प्रोसेस है क्या? ब्रोमोसाइक्लोहेक्सेन, ब्रोमो लगा है, साइक्लोहेक्सेन और हेक्सेन अमाइन तक पहुंचना है, कोई रिएक्शन है? अच्छा दे, ये तुम करोगे? नहीं नहीं, तुम ध्यान सुनो। अच्छा तीसरा भी देख लेते हैं, फिर रिलेट कर पाना तुम आराम से। कह रहा है मिथाइल एमाइन से डाई मिथाइल एमाइन। देखो देखो देखो, कह रहा है मिथाइल एमाइन है CH3NH2, उससे कह रहा है कि डाई मिथाइल मतलब CH3 का ट्वाइस NH बना दो। तो ये तो तुम्हें याद आ गया होगा कि सर ये तो आ गया, आपने करा था अमोनोलिसिस, आपको एक और CH3 लगाना है तो आप CH3X फेंक के मार दो सर, है ना, एल्काइलेशन हो जाएगा, अमोनोलिसिस वाला रिएक्शन है तो एक और CH3 आके जुड़ जाएगा। ये तो आसान है सर। ब्रोमोसाइक्लोहेक्सेन से साइक्लोहेक्सेन अमाइन में ट्विस्ट लग रहा है कि कैसे उस पे ब्रोमीन को हटा के NH2 लगा दिया जाए। तो ध्यान से सुनना, देखो पहले थर्ड बता दिए, हिंट के लिए आपके सामने, ध्यान से देख लीजिए। कह रहा है पहले हमें तो C तो लगाना पड़ेगा ना, तो हमने क्या किया, पहले KCN फेंक के मारा, तो ऑब्वियसली Br हट के क्या लग गया, CN। अब हमने क्या कर दिया, उसका हाइड्रोलिसिस, वो भी कंप्लीट, क्या कर दिया, कंप्लीट हाइड्रोलिसिस। तो भैया क्या बन गए, COOH। हमें एक कम करना भी है तो फिर हम क्या बनाएंगे, अमोनिया फेंक के मारेंगे, बन जाएंगे एसिड अमाइड, हैप्पी बर्थडे रिएक्शन कर देंगे, एक कम कार्बन का अमाइन बन गया। अभी ठीक समझो, दिमाग लगाओ। कह रहा है कि मेरे को NH2 लगाना है लेकिन Br था, तो पहले C तो लगाना पड़ेगा ना। तो जब हमने C लगाने का तरीका क्या है, KCN लग गया सर। उसके बाद सर कंप्लीट वो कर दिया हाइड्रोलिसिस, तो बन गया एसिड, अमोनिया फेंक के मार दिया, एसिड अमाइड, फिर एक कम करना था, हैप्पी बर्थडे, काम बन गया। पहले वाले में आपने सीख लिया था मेरे से, करने की क्या जरूरत थी। और तीसरे वाले में भी आपने नोटिस किया कि आपके पास क्या था, एक भाई थे और आपको 2 भाई तक पहुंचना था। तो ठीक है ना, 1 डिग्री से 2 डिग्री भी बनाया जा सकता था, तो आप अमोनोलिसिस भी कर सकते थे एल्काइल हैलाइड, या आप पहले इसको कार्बिलेमिन, ये कार्बिलेमिन रिएक्शन है, देख लीजिए, कार्बिलेमिन रिएक्शन से आप बना दो आइसोसाइनाइड, और आइसोसाइनाइड का रिडक्शन कर दोगे तो अपने आप 2 डिग्री ही बनता है। एक कन्वर्जन के बहुत सारे रास्ते होते हैं दोस्त, तो ये इन्होंने दूसरा रास्ता चुन लिया। आप एल्काइल हैलाइड फेंक के मारेंगे तब भी काम बन जाएगा, है ना। तो मैंने दोनों ही आपके सामने एक्सप्लेन कर दिया, आपको समझ में आ जाएगा, कोई मुश्किल काम नहीं है। अगला सवाल देखिए, वर्ड प्रॉब्लम, जहां आपको लगता है कि सर यहां बहुत जरूरत पड़ती है आपकी। कह रहा है कंपाउंड X है C7H7Br, ठीक है। देखो कुछ कॉमन सेंस यूज करते हैं, C7H7 डबल से एक ज्यादा नहीं, मतलब ये एल्काइल ग्रुप नहीं है, रिंग है, इतना तो समझ में आता है। और रिंग है मतलब बेंजीन बन गया, तो मतलब C6H5, लेकिन वो कह रहा है C6 नहीं है, C7 है, मतलब एक आध इससे CH2 भी लगा हुआ है, और Br। थोड़ा सा सोचोगे तो काम बन जाएगा, ऐसा मुश्किल काम नहीं है, ये ऐसे ही प्रैक्टिस ही तो आएगा दोस्त। कह रहा C7H7Br है, जिसको हम रिएक्ट कर रहे हैं KCN के साथ। तो अभी आपने सीखा KCN के साथ, तो Br वाले भैया हटेंगे और वहां जाके लग जाएगा CN, बन गया भाई साहब, ये Y है, मैं लिखता चल रहा हूं साथ में, है ना, ये वाले भैया X हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। कह रहा रिडक्शन जब हम करते हैं Y का लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ तो हमें मिल जाता Z। अच्छा रिडक्शन करना है, ठीक है, इसमें तो उस्ताद है हम लोग। रिडक्शन मतलब ट्रिपल बॉन्ड था, सिंगल बॉन्ड हो जाएगा, जाके लग क्या जाएगा, बेंजीन के ऊपर सर ये हो जाएगा CH2, और ये भी हो जाएगा सर CH2NH2, ठीक है। ये वाले भैया Z हैं, लिखते रहो भैया, है ना। कह रहे हैं Z वाले भैया कार्बिलेमिन रिएक्शन देंगे, रिएक्ट्स विद Z गिव्स कार्बिलेमिन रिएक्शन, हाँ ठीक है देगा। और कह रहे हैं रिएक्ट विद हिंसबर्ग रिएजेंट इन द प्रेजेंस ऑफ एक्वस KOH टू गिव अ क्लियर सोल्यूशन। तो देखो इन दोनों लाइन का सिर्फ इतना ही मतलब है, कार्बिलेमिन रिएक्शन कौन देता है, 1 डिग्री अमाइन। हिंसबर्ग टेस्ट में 1 डिग्री अमाइन रिएक्शन करके जो कंपाउंड बनाता है वो NaOH में सॉल्युबल है, तो वो ये कहना चाह रहे हैं कि एक्वस KOH में क्लियर सोल्यूशन है, मतलब सॉल्युबल है एल्कली में, ठीक है। आगे कह रहे विद NaNO2 एंड HCl एट 0 डिग्री सेल्सियस Z गिव्स अ न्यूट्रल कंपाउंड। Z वाले भैया कह रहा है कि जब रिएक्शन किसके साथ कर रहे हैं, NaNO2 एंड HCl के साथ, तो भैया जी क्या बना ले रहे हैं, एक न्यूट्रल कंपाउंड। तो चलो ठीक है बना लेते हैं, इतना प्यार से कह रहा है तो ये जो NH2 वाला ग्रुप था वही चेंज होगा, ये बन जाएंगे CH2 चलो बना लिया हमने, डाइजोनियम क्लोराइड gives a neutral compound which give red color with ammonium steric nitrate, है ना। अच्छा ठीक है, what are X, Y and Z। तो देखो तुम्हारे सामने X भी दिख गया, तुम्हारे सामने Y भी दिख गया, और तुम्हारे सामने Z भी दिख गया, ठीक है। तुम्हें X, Y, Z पहचानने में कोई दिक्कत। X क्या है, CH2Br, Y वाला क्या है, CH2CN, और Z वाला क्या है, CH2NH2। पक्का समझ में आया। देखो वर्ड प्रॉब्लम करने का तरीका है, वो जो बोलता जा चुपचाप लिखते चले जाइए, एरो बना के, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया,
पक्का उसमें एक आध दो लाइन ऐसी रहती हैं जो आपको अपने आप पूरा कहानी बुन देती हैं कि अच्छा ये है, तो इसके पीछे बस लगाते चले जाओ, अपने आप कहानियां बनती चली जाएंगी। अभी और वर्ड प्रॉब्लम रखा है मैंने आपके लिए, टेंशन मत लीजिए। यहां से कुछ सीखा आपने, कुछ रिएक्शन सीखी। क्या क्या सीखा कि सर एक तो ये सीखा कि केसीएन के साथ रिएक्शन कैसे होता है, फिर रिडक्शन वाला सीख लिया, ये पहले भी सीखा था, है ना। फिर हमने वो भी सीख लिया, डाई एजोटाइजेशन भी सीख लिया कि डाई एजोटाइजेशन होता है तो क्या होता है, जहां NH2 है वही बन जाता है N2Cl। तो भैया अपने XYZ मैच कर लीजिए प्लीज, ये आपके सामने रिएक्शन है। पहले वाले भैया वो थे A X, ये B, और ये वाले आपके क्या है Z। ठीक है, यही तो सीखा था, देख लो आप, यही वाली बात पीछे भी सीखी है, चलेगा। तो डरने की जरूरत नहीं है दोस्त, थोड़ा कॉन्फिडेंस रखिए, खुद पे विश्वास रखिए, जो बोलता है लिखते जाइए, फिर कोई बढ़ने से आपको रोक नहीं पाएगा। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है एरोमेटिक प्राइमरी अमाइंस प्रोड्यूस डाइजोनियम सॉल्ट्स व्हाइल एलिफेटिक अमाइंस डू नॉट व्हेन ट्रीटेड विद द सेम रिएजेंट NaNO2 and HCl, एक्सप्लेन व्हाई। देखो भैया सिंपल सी बात कह रहा है कि अगर मैं यही सेम कहानी ऐसे बताना चाह रहा है आपसे कि अगर मैं ये NH2 को फेंक के मारूं, मतलब वही रिएक्शन करूं NaNO2 प्लस HCl वाली, डाइजोनियम प्रोसेस कर लूं 0-5 डिग्री सेल्सियस पे, तो ये भैया जी तो बना लेते हैं डाइजोनियम क्लोराइड। क्यों? क्योंकि ये भैया जी स्टेबल है ना, एरोमेटिक कंपाउंड हैं और रेजोनेंस स्टेबलाइज हैं, तो ये इसी पर रुक जाते हैं डाइजोनियम सॉल्ट्स में। लेकिन कहता है कि अगर यही वाले भैया जी एलिफेटिक हो, RNH2 हो, सेम एजेंट, सेम कॉपी पेस्ट, तो कहता है बनाते तो ये भी हैं एक सेकेंड, बनाते तो भैया जी भी हमारे हैं क्या, एक सेकेंड, ये बनाते हैं RN2Cl। लेकिन प्रॉब्लम है दोस्त ना कि ये रेजोनेंस स्टेबलाइज तो है नहीं, तो ये फर्दर क्या होता है, ब्रेक डाउन हो जाते हैं किसमें, ROH में प्लस N2 में प्लस HCl में, हाइड्रोलिसिस हो जाती है इनकी, ब्रेक डाउन हो जाते हैं, अनस्टेबल हो जाते हैं। तो यही पूछ रहा है कि आखिर ऐसा ज्ञान क्यों हुआ, तो आपको पता चल गया कि बिकॉज ऊपर वाले भैया जी जो एरोमेटिक हैं वो रेजोनेंस स्टेबलाइज हैं, और एलिफेटिक डाइजोनियम सॉल्ट्स अनस्टेबल है बिकॉज यहाँ पे रेजोनेंस पॉसिबल नहीं है। ठीक। दूसरा कह रहा है व्हाट एनिलीन डज नॉट अंडरगोज फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, मतलब वही वाई कह रहा है एनिलीन फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन क्यों नहीं करता। तो आप खुद से देखो, ये एनिलीन वाले भैया हैं, जब हम इनका फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन करने आएंगे, मतलब हम फेंक के मारेंगे एनहाइड्रस AlCl3 और CH3Cl, तो ये एल्काइलेशन होने के पहले ही क्या होगा, NH2 बेस है, एनहाइड्रस AlCl3 लुईस एसिड है, फिर से भैया जी गले मिल जाएंगे। और फिर ये कितना भी चिल्लाता रहेगा कि हेलो मैं आ गया हूं, दरवाजा खोलो, भाई खोलेगा ही नहीं, कहेगा पागल वागल हो, खत्म, कोई ऑर्थो पैरा कुछ बनेगा नहीं, बात ही खत्म। तो ये सवाल का जवाब आपको मिल चुका होगा, बिकॉज AlCl3 इज अ लुईस एसिड एंड अमोनिया लोन पेयर कंटेन करता है, रिएक्ट एज अ बेस, बिहेव लाइक अ बेस, देन कंबाइन करके वो क्या बना लेते हैं, एडिशनल प्रोडक्ट बना लेते हैं, इसलिए रिएक्शन नहीं होती। ठीक, ये आपके आंसर्स हैं, क्रॉस चेक कर लीजिए। पहले वाले भैया ने ये बनाया, रेजोनेंस स्टेबलाइज थे, दूसरे वाले भैया के साथ ये लोचा हो गया, ये अनस्टेबल थे, हाइड्रोलिसिस होने के बाद एल्कोहल N2 और HCl में चेंज हो गए थे, बता ही दिया मैंने आपको। ठीक है, आगे बढ़ूं। और दूसरा तो मैंने बताया अभी, एडिशनल प्रोडक्ट। कह रहा राइट द स्ट्रक्चर ऑफ A, B and C इन द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ द रिएक्शन। ये क्या है, एसिडमाइड, क्या फेंक के मारा, Br2 और एक्वस KOH, कौन सी रिएक्शन, हैप्पी बर्थडे रिएक्शन। हैप्पी बर्थडे रिएक्शन में क्या बनता है, एक कम कार्बन का अमाइन, मतलब ए वाले भैया बनेंगे C6H5NH2। फिर कह रहा इन भैया जी का डाई एजोटाइजेशन कर दिया, तब अब भैया जी क्या बन गए, डाइजोनियम क्लोराइड C6H5N2Cl। अब कह रहा Ki फेंक के मार दिया, तो ठीक है, ये N2 प्लस KCl निकल जाएगा और ये वाले भैया जी बन जाएंगे आइडोबेंजीन C6H5I। क्रॉस चेक करते रहिएगा। ठीक, पहले वाली की कहानी डन। दूसरे में आते हैं। कह रहा है आपके पास है CH3Cl, देखो बार बार रिपीट हो रहे हैं ना चीजें, वैसे ही KCl फेंक के मारा तो क्या बन गया, तो सर ये तो सिंपल है ना, CH3CN बन गया होगा, रिडक्शन कर दिया, अच्छा तब बन गया होगा CH3CH2NH2। देखते चलो मेरे साथ कि हाँ ट्रिपल बॉन्ड हटेगा, HH लग जाएगा। फिर कौन सी रिएक्शन, कार्बिलेमीन रिएक्शन, तब क्या बन गया, तब बन गया CH3CH2NC, आइसोसाइनाइड, फाउल स्मेल, इसलिए नाम ही आइसोसाइनाइड टेस्ट है। तो दोस्त तुम्हारे सामने इसकी कहानी अपडेटेड है, मैंने यहाँ एक्सप्लेन कर दी, आप प्रॉपर क्रॉस चेक कर लीजिए। आपके सामने बहुत सारा तरीका है रिएक्शन सीखने का, और धड़ाधड़ आप वैसे भी इस वीडियो के बाद आप उस्ताद हो जाओगे, टेंशन लेने की बात नहीं है ना। यहाँ समझ में आ गया, ये मैंने एक्सप्लेन कर दिया, आप चाहें तो यहाँ से आंसर भी देख सकते हैं, आप क्लियर हो जाएंगे कौन क्या बन रहा था। ये मैंने बस इसलिए रख दिया कि आपको ये अगर कोई डाउट हो तो आप यहाँ से क्लियर कर सकें।
वैसे मजा आपको मेरे साथ ही आता है, मुझे अच्छे से पता है, ठीक है। मैं हटाऊं इसको, चलो हटा दे रहा हूं। अगला कह रहा है आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट डी इन द फॉलोइंग रिएक्शन सीक्वेंस। चलो भाई डी तक पहुंचते हैं। कह रहे भाई साहब यह बर्थडे से फॉर्मूला है, कह रहा है अच्छा K2Cr2O7, तुरंत पहचान गए, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन होगा तो यही CH2OH जो है वो बन जाएंगे COOH। ध्यान से देखने रहना, मतलब ये सब कुछ रहेगा, बस CH2OH जो है वहां हो जाएगा COOH, और COOH के बाद SOCl2। तो अभी सर ने आपने सिखाया था कि COOH का OH हट के Cl लग जाएगा, मतलब ये हो जाएंगे आपके COCl। देखो मैं चलते रहा हूं, लास्ट तक तुमको ले जा रहा हूं, बन जाएंगे COCl। फिर COCl पे 2 बार इन्होंने फेंक के मार दिया, वो एल्काइल अमोनोलिसिस कर रहे हैं, अमोनोलिसिस, तो इसका मतलब 2H हटेगा और उसकी जगह क्या लग जाएगा, 2 बार लग जाएगा CH3 ग्रुप। अच्छा, मतलब अभी तक आप कहां पहुंच गए थे, आप पहुंच गए थे, अब मुझे लिखना ही पड़ेगा दोस्त, चलो अच्छा लिख देते हैं, तुम्हारे लिए सब कुछ। ये देखो ये CH2 COOH हो गया, तो अभी हो गया COCl, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब ये क्या कहना चाह रहे हैं भाई साहब, फिर कह रहे हैं 2 मोल ये फेंक के मारे थे, अमोनोलिसिस कर रहे थे, अच्छा ठीक है, तो यहां 2 मोल भाई ने फेंक के मारा है, तो इसका मतलब यहां से HCl हट जाएगा और इस CO से जाके लग जाएगा NCH3 का ट्वाइस। मतलब फिर से मेहनत करवा रहे हैं हमसे आप, कोई बात नहीं मेरे लाल, तुम कह सकते थे कि सर रहन दो आप थक जाओगे, बट कोई बात नहीं, CH2C HCl निकल रहा है, HCl यहां से निकल गया हर बार की तरह, तो ये जुड़ गया किसके साथ, N के साथ, और उससे लगाया 2 CH3, ठीक है भैया। अब कह रहे हैं और हमने इनका फर्दर क्या कर दिया, रिडक्शन कर दिया, मतलब ये जो CO है ये भी क्या हो गया, CH2 हो गया। मैं इसको हटा के 2H लिख दे रहा हूं, मतलब तुम्हारा फाइनल प्रोडक्ट ये बन गया, है ना। एक बार क्रॉस चेक कर लो भाई, पहले देखो अल्कोहल था, ऑक्सीडेशन करा तो जो अल्कोहल था वो एसिड बन गया, फिर एसिड पे हमने फेंक के मारा SOCl2 तो वो बन गया एसिड क्लोराइड, एसिड क्लोराइड का हमने फेंक के मारा 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ दैट, तो HCl निकल गया और ये बन गया, और उसका रिडक्शन कर गया तो O हट के H लग गया CH2। तो डी वाले भाई साहब हमको लग रहा है यही होने चाहिए। चलो आप एक बार नोटिस कर लो यहाँ क्या लिखा है, फिर मैं आंसर स्क्रॉल कर रहा हूँ, आप क्रॉस चेक कर लो, डी वाले भैया क्या होने चाहिए, हाँ ठीक है CH2 बन गए भाई। आप पूरी रिएक्शन क्रॉस चेक कर सकते हैं, देखो अल्कोहल, फिर क्या बन गया एसिड, फेंक के मारा SOCl2 एसिड क्लोराइड, NH फेंक के मारा HCl निकल गया, ये वाले भैया बन गए, और रिडक्शन हुआ तो O हट के H लग गया, ठीक है बढ़िया, एकदम सिंपल सी प्रोसेस है मेरे लाल, इतना क्या टेंशन लेना। आगे बढ़ते हैं, अगला कह रहा है, फिर से देखो आ गया वर्ड प्रॉब्लम, ध्यान से सुनो, इसलिए बहुत प्यार से बता रहा हूं, बस मैं वो नहीं बता रहा हूं ये सवाल ये आंसर, ऐसा नहीं कर रहा हूं, चिल्ला रहा हूं आपके लिए, मेहनत कर रहा हूं, आप भी मेरे साथ लगे रहिए। कह रहा है इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ एल्काइल ब्रोमाइड A एंड अमोनिया B, है ना, कह रहा है विच ऑन, अच्छा हम लिखना सबसे मैंडेटरी है ना, कह रहे एक भाई साहब है एल्काइल ब्रोमाइड RBr, और इक्विमोलर मतलब 1 मोल ये है तो 1 मोल इस पे NH3 भी फेंक के मारा गया है, मतलब आप समझ गए मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, ये होगा क्या, ये हो जाएंगे HBr निकल जाएगा और बन जाएगा, यहां पे एक और जाके लग जाएगा NH3 के साथ, तो ये बन जाएंगे RNH2, ठीक है भैया। फिर क्या कह रहे हैं, गिव्स B, चलो अच्छा B वाले हमने उठा लिया, ये तो हमने A वाले भैया थे, हमने यहां से B उठा लिया, और B वाले भैया कह रहे हैं विच ऑन ट्रीटिंग विद एन इक्विवेलेंट ऑफ CH3I गिव्स C, कह रहे हैं इस वाले भैया को अगर मैं CH3I के साथ रिएक्ट करता हूं तो ये हमें क्या दे देते हैं, C दे देते हैं, मतलब फिर से यहां से HI निकलेगा, एक CH3 और जाके लगने वाला है, तो मतलब ये बन गए RNHCH3, ठीक है भैया जी। कह रहे B and C ऑन ट्रीटिंग विद NaNO2, B और C दोनों को कह रहे हैं ट्रीट कर रहे हैं किसके साथ, NaNO2 के साथ, एंड HCl तो भैया जी लोग दे रहे हैं DNE, तो ठीक है, इनको भी कह रहा है डाईएजोटाइजेशन कर देंगे, इनको भी डाईएजोटाइजेशन कर देंगे, तो दोनों क्या दे देंगे, डाइजोनियम क्लोराइड दे देंगे, ठीक है ओके, ये भैया जी दे देंगे, ये भी डाइजोनियम क्लोराइड दे देंगे, ये भी डाइजोनियम क्लोराइड दे देंगे। आगे बढ़ते हैं, फिर क्या कह रहा है D एंड E रिस्पेक्टिवली, अच्छा ठीक है, कह रहे D का ऑक्सीडेशन करेंगे बाई D कार्बोक्सिलेशन तो वो दे देगा इथेन। देखो मैंने बोला ना एक लाइन कहीं आएगी जो आपका सारा काम कर देगी। कह रहे हैं ये जो डाइजोनियम बना है ना, फिर कह रहे हैं इसका जब हमने ऑक्सीडेशन किया फिर हमने डी कार्बोक्सिलेशन कर दिया तो हमें मिला इथेन। तो अब ध्यान से देखना कनेक्शन बन रहा है, कह रहा है इसका मतलब 2 कार्बन का बना, तो इसका मतलब डी कार्बोक्सिलेशन के वक्त इसमें कितने कार्बन थे, अगर ये इथेन है तो इसका मतलब इसमें कितने कार्बन थे, 3 कार्बन थे दोस्त, क्या थे CH3 CH2 COO Na, तभी तो आप उसका डी कार्बोक्सिलेशन किए होंगे।
तो अगर इसमें 3 कार्बन थे तो फिर डाइजोनियम कितने कार्बन का हो गया? 3 कार्बन का। एमाइन कितने कार्बन का हो गया? 3 कार्बन का। बस आपका काम और आपकी कहानी कनेक्ट हो गई। मैंने बोला ना, एक लाइन आएगा और सब प्रोसेस को आइडेंटिफाई करता चला जाएगा, सारी रिएक्शन अपने आप कनेक्ट हो जाएंगी। तो देखिए, चलिए फटाक से आंसर स्टार्ट करता हूं, फटफट मैच कर लीजिए। कह रहा है, देखिए लास्ट में क्या मिला? C2H6। तो इसका मतलब एक पहले क्या था? 3 कार्बन। और अगर ये 3 कार्बन था तो इसका मतलब जो एल्कोहल रहा होगा वो 3 कार्बन का रहा होगा, और डाई एजोटाइजेशन रहा होगा तो उसमें भी 3 कार्बन रहे होंगे। ठीक है, ठीक है, दिख रहा होगा आपको, दिख रहा होगा आपको, दिख रहा है, विजिबल है, विजिबल है। ठीक है, तो अब क्या कह रहा है? तो ये तो एक हिस्सा हुआ बी वाला। सी वाले हिस्से पे आते हैं। कह रहा है इसको CH3I से रिएक्शन भी कराए थे ना, तो 2 डिग्री बन गया था, मैंने आपको दिखाया था 2 डिग्री। और 2 डिग्री का डाई एजोटाइजेशन करोगे तो यही NH की जगह क्या बन जाता है? ये वाला बन जाता है। तो ये याद रखिएगा, रिएक्शन अच्छी है, आप अपने दिमाग में बैठा लीजिएगा। बढ़िया वर्ड प्रॉब्लम था, आपको यहां से यहां तक की रिएक्शन में कोई दिक्कत नहीं होगी, आपने पढ़ा है कैसे टूटता है। अरे एलिफैटिक है तो पहले बनाता है डाइजोनियम, हाइड्रोलिसिस हो ही जाती है ना, बनाता है अल्कोहल N2HCl, तो ये तो आपने पढ़ा है। ये थोड़ी टेढ़ी रिएक्शन थी कि 2 डिग्री वाला जब रिएक्शन करता है ना डाइजोनियम के साथ, मतलब NaNO2 और HCl के साथ, तब क्या होता है। तो ये थोड़ा टेढ़ा आपके लिए था, इसलिए मैंने आपके लिए रखा भी है कि आप यहां से अपना आंसर क्लियर कर लेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ता हूं। कह रहा राइट द केमिकल इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग कन्वर्जन। फिर से कन्वर्जन है दोस्त, हमेशा कन्वर्जन के लिए सर ने बता दिया है, पहले जो बोल रहा है वो लिखना पड़ता है। इथाइल आइसोसाइनाइड, इथाइल मतलब C2H5, आइसोसाइनाइड मतलब NC, और उससे बनाना है इथाइल एमाइन C2H5NH2। तो इथाइल आइसोसाइनाइड से इथाइल एमाइन बनाना है। तो दोस्त तुम्हारा दिमाग काम करना शुरू कर दिया होगा कि आइसोसाइनाइड है तो पहले आप कर दो रिडक्शन, तो ये बन जाएगा NH2CH2। फिर आप क्या करोगे? C2H5NH2 बनाना है, तो मतलब एक कार्बन कम करने की बात होगी, तो फिर ठीक है, हैप्पी बर्थडे पे आएंगे। तो जो मेरे लाल देखो, बड़ा सिंपल सा फंडा है, मेरे कहने और समझाने का सिर्फ इतना मतलब है, कन्वर्जन तभी होता है जब आप उसको साफ सुथरा लिखते हो। अच्छा, यहां मैं आपको एक बेस्ट तरीका बता देता हूं, उससे भी अच्छा तरीका। कहता है अगर आप इसकी हाइड्रोलिसिस कर दोगे, क्या कर दोगे? एसिडिक हाइड्रोलिसिस, तो भैया यहीं से टूट जाएंगे, ऐसे यहां से ये टूट जाएंगे, ये वाला हिस्सा बना लेगा एमाइन और ये वाला हिस्सा बना लेगा एसिड। तो यहां देखो 2 कार्बन है तो 2 कार्बन का एमाइन बन जाएगा, और यहां 1 कार्बन है तो 1 कार्बन का एसिड बन जाएगा। ये रिएक्शन थोड़ी हटेली टाइप की थी, हटके थी, इसलिए मैंने आपको बता भी दिया कि अब आगे मिलेगी तो आप ध्यान रखना। कह रहा एनिलीन से बेंजोनाइट्राइल, एनिलीन तुरंत स्ट्रक्चर बनाइए। फिर कह रहा बेंजोनाइट्राइल, मतलब क्या? यहां पे लगने वाला है नाइट्राइल, लग रहा है, मतलब एनिलीन पे लग जा रहा है आपका CH2CN, बेंजाइल नाइट्राइल मैंने बोल दिया, बेंजोनाइट्राइल। तो एनिलीन से बेंजोनाइट्राइल की तरफ चले जाएंगे। ठीक है भैया। फिर कह रहा है एनिलीन से पैरा नाइट्रो एनिलीन, तो ये एनिलीन है और इससे कह रहा है पैरा नाइट्रो एनिलीन। एनिलीन तो है ही है, पैरा पे NO2 भी लग जाए। तो देखो तीनों आपके सामने, पहले का आंसर मैंने पहले ही डिक्लेयर कर दिया, 2 आपके सामने है, पहले आप खुद ट्राई मारिए फिर जाइए आंसर की तरफ, है ना। आपने सीख लिया कैसे कार्बन बढ़ाते हैं, आपको पता है यहाँ KCN फेंक के मारेंगे तो CN आ जाएगा, फिर रिडक्शन कर दो, बन गया CH2NH2। इधर क्या करना है? नाइट्रेशन कर दो, NH2 ग्रुप कैसा है? ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग, तो पैरा ग्रुप NO2 पे जाके लग जाएगा, NO2 ग्रुप पैरा पे जाके लग जाएगा। तो ये तो आसान हो गई, इतना पढ़ने के बाद ये 2 कौड़ी के सवाल आपका क्या बिगाड़ लेंगे। ठीक, पक्का ना समझ गए कि इसमें क्या करना था? इसमें आपके सामने देखो डिस्कस कर दिया। ठीक, अब एक बार आप जाके क्रॉस चेक कर लेंगे करेक्ट आंसर की तरफ। पहले में क्लियर रखिएगा, हाइड्रेशन करना है एसिडिक, कैसे टूटेगा देखो मैंने यहां बताया आपको, थोड़ी अलग रिएक्शन थी इसलिए एक्सप्लेन कर दिया। ये दोनों आसान है, आपको मैंने हिंट कर दिया, आप समझ गए होंगे कि यहां आप पहले CN लगाओगे सर, फिर वही रिडक्शन कर दोगे, काम बन जाएगा, है ना। यहां क्या करना है? कह रहा है कि आप नाइट्रेशन करना है तो सिंपल नाइट्रेशन कर दो, NO2 ग्रुप जाके पैरा लग जाएगा। डिटेल्ड इधर है, एक बार क्रॉस चेक कर लीजिए। ये पहली रिएक्शन थी, आपने हाइड्रोलिसिस कर दिया था। दूसरी रिएक्शन थी NH2 थी, एनिलीन था, डाई एजोटाइजेशन कर दिया, फिर आपने वही CN लगा दिया, ये बन गया। इसको बेंजीन नाइट्राइल बोलते हैं, इसका मतलब ये आपको कंफ्यूज कर रहा था, बेंजो नाइट्राइल बोला इसलिए आप कंफ्यूज हो गए। बेंजीन नाइट्राइल है दोस्त, है ना, बेंजीन नाइट्राइल, तो बस यही CN ही होता है, तो बस इससे ये CN ही तो लगाना है, तब तो एकदम ही आसान काम है ना। अब तो आप तुरंत ही कर लोगे, इसमें कौन सा बड़ा दिक्कत है। ठीक है, तो ये आपके करेक्ट आंसर है, सही कर लीजिएगा। एनिलीन में लास्ट वाली रिएक्शन में आपको बता ही दिया कि नाइट्रो कैसे लगाना है, तो वो भी आप क्रॉस चेक कर लीजिएगा। ठीक है दोस्त, आगे बढ़ जाऊं, कोई दिक्कत ना हो तो। अरे इतना बड़ा जाने की जरूरत क्या है यार, एनिलीन का नाइट्रेशन कर ही लेना ना, क्या प्रॉब्लम है, सीखा तो है ही, कर लेना।
ठीक है, मिक्सचर बनते हैं, ऑर्थो मेटा पैरा बनते हैं, आप पैरा बना के बन जाएगा, उसमें भी पैरा बनता ही है मोस्टली मेजर अमाउंट में। ठीक है, चलो आगे बढ़ो। अगला सवाल कह रहा है एक ऑप्टिकली इनएक्टिव अमाइन है C4H11N, ऑप्टिकली इनएक्टिव बोल रहा है, इसका मतलब इसके पास कायरल कार्बन नहीं होंगे, बस इतना ही तो मतलब है। अच्छा ठीक है सर, कह रहा है एक भैया जी ए हैं जिनका क्या है C4H11N है। ठीक है भैया जी, अपना काम है लिखना, लिखते हैं ऑन ट्रीटमेंट विथ HNO2 गिव्स एल्कोहल B। अच्छा, HNO2 के साथ रिएक्शन करेंगे, एलिफेटिक है तो हाँ ठीक है, बनाएंगे डाइजोनियम, लेकिन बाद में वो एल्कोहल में ही चेंज होगा, तो 4 कार्बन का एल्कोहल बन सकता है C4H9OH। अब मुझे ये नहीं पता है कि इसमें ब्रांचिंग है कि नहीं, इसलिए मैं सिंपल लिखते चला जा रहा हूं, लास्ट में कहीं ना कहीं से काम बन जाएगा। कह रहा था कंपाउंड बी ऑन हीटिंग विद कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 गिव एन एल्कीन। बी वाले भैया को जब हम कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ रिएक्शन करते हैं तो ऑब्वियसली अल्कोहल का डिहाइड्रेशन होता है, और कह रहा है 4 कार्बन का एल्कीन बन जाएगा, मतलब C4H8 बन जाएगा। मुझे अभी भी नहीं पता है कि डिटेल्ड इसका स्ट्रक्चर क्या है, कि इसलिए मैं कंफर्म नहीं हूं कि इन 1 पे है 2 पे है, इसलिए मैं ऐसे लिख रहा हूं। कोई एक लाइन आएगी दोस्त, देखो तुम्हारा काम करेगी। कह रहा सी ऑन ट्रीटमेंट विद HBr गिव्स एन ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड डी। कह रहा ये जो भी एल्कीन है, जब हमने इस पे HBr से रिएक्ट किया तो ऑब्वियसली ये बन जाएंगे C4H9Br। कह रहा और ये ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है, मतलब अब आप समझिए इसका ऐसा अरेंजमेंट है कि इसमें कायरल कार्बन है। आगे देखते हैं, कह रहा डी का जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वो C4H9Br है, तो मैं पहले से शुरू से ही आ ही रहा हूं, तो C4H9Br को लिखते हैं 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन। अब मेरे को कह रहा है ऑप्टिकली एक्टिव है, मतलब दोस्त पहले नंबर पे Br नहीं होगा, दूसरे नंबर पे Br रखना पड़ेगा, है ना, तभी एक तरफ होगा CH3, एक तरफ होगा CH2CH3 और एक तरफ होगा H, और अब यह है ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड। इसका मतलब ये क्या बना, ब्रोमीन दूसरे नंबर पे जाके लग रहा है, ब्रोमीन दूसरे नंबर पे लग रहा है, मतलब ये जो C4H8 था वो कैसा होना चाहिए, H वहां से लग गया जहां H ज्यादा था, तो ठीक है, ये है आपका ब्यूट 1इन। ये क्या है, ब्यूट 1इन, तो ये क्या है, ब्यूटेन 1ऑल, फिर ये क्या है 1 डिग्री अमाइन, नॉर्मल ब्यूटाइल अमाइन। ठीक है, पक्का समझ में आया, मैंने बोला ना कोई एक लाइन आएगी और आपका सारा काम आसान कर देगी। तो प्लीज एक बार जाके क्रॉस चेक कर लीजिए, ये आपकी कहानी। ये देखिए ब्यूटाइल अमाइन, HNO2 फेंक के मारा, ब्यूटेनॉल, ब्यूटेनॉल का डिहाइड्रेशन कर दिया, ब्यूट 1इन पे HBr फेंक के मारा, ये बन गया आपका 2 ब्रोमोब्यूटेन। सही था, आसान था, बढ़िया। ठीक है, हमेशा लिख के आगे डालिए, फिर तभी सीखेंगे मेरे भाई, मुश्किल नहीं है, बस लगे रहना है तब काम बन जाएगा। ठीक, कह रहा है अकाउंट फॉर द फॉलोइंग, चलो देते हैं। कह रहा है टर्शियरी अमाइंस डू नॉट अंडरगोज एसाइलेशन, क्योंकि एसाइलेशन भैया जी इसलिए नहीं कर पाए कि भैया जी टर्शियरी अमाइन के पास H ही नहीं है, हाइड्रोजन ही नहीं है, तो कहां से एसाइलेशन करेंगे। अगला कह रहा है अमाइंस आर मोर बेसिक देन कंपेरेबल अल्कोहल्स, अमाइंस ज्यादा बेसिक हैं अल्कोहल के कंपेयर में। अल्कोहल मतलब ROH और अमाइंस का मतलब दोस्त RNH2, यहां भी लोन पेयर है, यहां भी लोन पेयर है। कह रहा लेकिन ऑक्सीजन वाले भैया जी जो अमाइंस है वो ज्यादा बेसिक है देन अल्कोहल, अल्कोहल वाले भैया जी से ज्यादा बेसिक ये है, मतलब यहां ज्यादा प्रोबेबिलिटी है लोन पेयर डोनेट करने की देन ऑक्सीजन। तो बड़ा सिंपल है ना यार, ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, मतलब बड़का वाला चोर है, और उसके घर में चोरी हो पाएगी, नहीं हो पाएगी, वो ज्यादा बड़ा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है ना, इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिव से इलेक्ट्रॉन लेना बड़ा मतलब मुश्किल काम है, चोर के घर में चोरी करना। तो इसी वजह से है, तो दोनों के पास लोन पेयर, ऑब्वियसली दोनों ही नेचर शो करेंगे, लेकिन कह रहा है अल्कोहल ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, इसलिए वहां से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल है रेदर देन नाइट्रोजन, इसलिए नाइट्रोजन ज्यादा बेसिक है। ठीक है, सिंपल सी बात थी, आगे बढ़ जाऊं क्या, बढ़िया। अगला कह रहा है राइट द स्ट्रक्चर ऑफ A, B and C इन द फॉलोइंग रिएक्शन। अब आप तो उस्ताद हो गए, मुझे बताने की जरूरत तो है नहीं। ये कह रहा है C6H5NO2 है, SnHCl देख के क्या याद आई, मेटल इन एसिड रिडक्शन, और अगर रिडक्शन तो दोस्तों क्या बन गया, C6H5NH2, ये बन गया C6H5NH2। और अब देखो कह रहा डाइएजोटाइजेशन, तो ये बन गया C6H5N2Cl, और अब हाइड्रोलिसिस हो गया, तो आपको पता ही है H2O फेंक के मार दिया, तो ये क्या बन गया होंगे, ये बन गया होगा C6H5, मतलब ये बन गया होगा बेंजीन, और कल्टी मार दिया होगा N2 और HCl। बढ़िया है, सारी रिएक्शन अभी भी यूज टू है, अभी हम लोग थोड़ा पढ़ के आएंगे तो ज्यादा मुश्किल काम नहीं है। दूसरा आप खुद कर लो यार, मैं बता दूं, कुछ तो कर ले मेरे राजा बाबू। अच्छा चलो ठीक है, CH3CN है, कह रहा है एसिडिक हाइड्रोलिसिस हो रही है, हाइड्रोलिसिस, तो क्या बन गया
ये बन गया CH3COOH। कह रहा है अमोनिया फेंक के मारा तो क्या बन गया, अरे सर अब तो एकदम याद हो गया, CH3CONH2। और हैप्पी बर्थडे रिएक्शन तो क्या बन गया, CH3NH2। कोई दिक्कत नहीं, बार बार वही रिएक्शंस कूद काट के आ रही हैं तो अब तो याद भी हो गई होंगी। मैंने देखो आपको बहुत सही तरीका बताया, हर बार जितनी बातें हो रही है एक बार रोक के इतना सीख लो पॉज करके कि अच्छा ये हुआ अच्छा, फिर आगे बढ़ो। फिर दोबारा आएगा तो खुद ही दिमाग रिकॉल कराएगा कि अरे बबुआ पढ़ के तो गए थे, याद नहीं आ रहा है, का याद आ जाएगा। ठीक है, बढ़ो आगे, बढ़िया। चलो, कह रहा है प्रोपेनामाइन एंड N, डाई मिथाइल मिथेन अमाइन कंटेन द सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम। हाँ, लग तो रहा है। इवन दो प्रोपेनामाइन हैज हायर बॉइलिंग पॉइंट देन फलाने। अरे ये तो सवाल लिख दो कौड़ी का है यार, वो 3 डिग्री है, ये 1 डिग्री है, 1 डिग्री ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेगा तो उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा देन 3 डिग्री। आसान है रे। कह रहा वाई प्राइमरी एरोमेटिक अमाइंस कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय गैब्रियल थैलामाइड। ओए होए, नेम्ड रिएक्शन गैबू थैलामाइड। तो देखो आंसर पे ध्यान रखो, गैब्रियल थैलामाइड में एक समय आता है जब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होता है। अब देखो आप रिफर करना प्लीज गैब्रियल थैलामाइड जाके। एक समय आता है, कई स्टेप में होती ना, तो एक समय आता है जब हम लगाने क्या जाते हैं, प्राइमरी एरोमेटिक अमाइंस कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय द गैब्रियल थैलामाइड। तो एक समय आता है जब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है, और उस टाइम पे अगर मैं एरोमेटिक लेके जाऊंगा, मान लो मैं ऐसे लेके चला गया ये कि चल भाई सब्स्टिट्यूशन कर, तो आपको पता है ना न्यूक्लियो जो एराइल हैलाइड्स होते हैं वहां पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाता है एक्स और कार्बन के बीच में, तो ये बॉन्ड टूटेगा ही नहीं, और जब टूटेगा ही नहीं तो वो रिएक्शन होगी ही नहीं, वो वाला स्टेप होगा ही नहीं, और जब नहीं होगा तो एरोमेटिक बनने का सवाल ही नहीं उठता। तो एक बार प्लीज रेफर टू गैब्रियल थैलामाइड रिएक्शंस, थोड़ी सी बड़ी सी रिएक्शन है, 1 शॉट में डिटेल में एक्सप्लेन भी किया है मैंने, नहीं तो आपके पास नोट्स है, आप उठाइए एक बार पलट के देख लो ना यार, इतना क्या सोचना है। ठीक, आपका काम बन जाएगा। बस ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन फेवर नहीं करते ना एरोमेटिक अमाइंस, इस वजह से नहीं होता। मेन आंसर यही है आपका। ठीक है, आगे बढ़ूं। अब आते हैं दोस्त लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस में, कि ठीक है सर लॉन्ग आंसर में भी देखते हैं कौन से बवाल है। कहता है राइट द स्ट्रक्चर ऑफ द रिएजेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड A2F। चलो जल्दी जल्दी बात करते हैं। कह रहा ए पता नहीं क्या है, नाइट्रेशन कर रहे हैं, तो कह रहा बन क्या जाएगा, NO2 ग्रुप लग जाएगा। फिर कह रहा है रिडक्शन SnHCl देके क्या आया, रिडक्शन कर देंगे, अच्छा ठीक है सर। फिर कह रहा है CHCl3KOH, इसका मतलब कार्बिल-एमीन रिएक्शन, इसका मतलब इसके पहले जो भी था वो 1 डिग्री था। फिर क्या कह रहे हैं, फिर हमने उसका रिडक्शन कर दिया H2 प्लेटिनम के साथ E, फिर उसके बाद बन गया NHCOCH3 और साथ में CH3COOH। कह रहे हैं पहचानिए क्या है। तो मेरे भाई कहानी सिंपल सी बढ़ाते धड़ाधड़, क्योंकि यहाँ पे बेंजीन के ऊपर ये सब कहानी लगी है, तो इसका मतलब ये वाले भैया जी हैं बेंजीन के ऊपर NH2। अब देखो नाइट्रेशन करोगे तब क्या बन जाएगा, तो सर NH2 अगर है तो यहां आके लग जाएगा NO2। अच्छा नहीं, फिर NO2 का रिडक्शन करेंगे तो ये भी बन जाएगा ना मेरे लाल NH2, तो इसका मतलब ये सिर्फ बेंजीन है ना। जब नाइट्रेशन करे तो वहां जाके लग गया NO2, और अब रिडक्शन करे तो क्या बन गया, NO2 कन्वर्ट हो गया इनटू NH2। NH2 का हमने क्या कर दिया, कार्बिल एमीन रिएक्शन, तो भैया जी क्या बन गए, बेंजीन के ऊपर NC आइसोसाइनाइड, और आइसोसाइनाइड का जब हमने रिडक्शन कर दिया तब भैया जी क्या बन गए, NC क्या बन जाता है, NHCH3, है ना। फिर कह रहे हैं उसका हमने क्या कर दिया, F फेंक के मार दिया, मतलब आपने इसको फेंक के मार दिया फिर से एल्काइल हैलाइड, मतलब एसिडिक। देखो ना ये क्या है, NH के बाद CH3 हट के COCH3 लग गया है, मतलब आपने फेंक के मारा है एसाइलेशन, CH3 COCl फेंक के मारा तो ये बन गया। तो हो तो क्या A से B, B से C, C से D, D से E, E से F। उम्मीद करता हूं सिंपल सी रिएक्शन आप फट समझ गए होंगे। बस इसमें मेन कंसर्न यही था कि A कहां से शुरुआत करें। तो देखो मुझे लगा एनिलीन से, लेकिन जैसे मैं आगे बढ़ा तो मुझे लगा दो NH2 हो जाएंगे। तो बस अपना दिमाग काम कर जाएगा, जब आप लिखते हैं तो दिमाग काम करने लगता खुद ही। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर है, मैच कर लीजिए, ये मैंने आपको बता ही दिया तो आप समझदार हैं। ठीक है, निपटा लीजिएगा प्लीज। अगला सवाल कह रहा है कि कह रहा है एक्सप्लेनेशन देना है, नीचे कुछ बातें लिखी है उनको एक्सप्लेन करते हैं। चलो कर ही लेते हैं भाई, इतना प्यार से कह रहा है तो। कह रहा वाई आर अमाइंस लेस एसिडिक देन अल्कोहल्स ऑफ कंपेरेबल मॉलिक्यूलर मासेज। तो कह रहा है भैया जी क्योंकि अल्कोहल्स में वाई आर अमाइंस लेस एसिडिक। अच्छा देखो बेसिक तो ज्यादा थे, एसिडिक कम क्यों है, क्योंकि अल्कोहल में ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है एंड दे हैव एबिलिटी टू फॉर्म द हाइड्रोजन बॉन्ड। दूसरा क्या कह रहा है,
Why do primary amines have higher boiling point? Because of hydrogen bonding. Why are aliphatic amines stronger bases than aromatic? क्योंकि एलिफैटिक में एल्काइल ग्रुप था जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, मतलब प्लस आई इफेक्ट दिखाता है, और एरोमेटिक में फिनाइल ग्रुप है C6H5 जो क्या है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, वो लोन पेयर को खुद ही बेंजीन के रिंग में घुमा रहा है, इस वजह से वो लेस बेसिक है, ये ज्यादा बेसिक है, मतलब वो प्लस आई इफेक्ट शो कर रहा है, इधर बता देना माइनस आई कर रहा है, इस वजह से। एंड बेसिक कैरेक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई, और एसिडिक कैरेक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई। तो ये भी सवाल का जवाब दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं। अब कह रहा है केस बेस्ड, नया बवाल जो ऐड हुआ है तुम्हारी जिंदगी में, है ना, तो बच्चे बहुत डर रहे हैं बिना मतलब सर केस बेस्ड वाले बन ही नहीं पा रहे हैं, ऐसा है ही नहीं भाई, जो बात दी उसको पढ़ लो एक बार शांति से, और नहीं भी पढ़ो अगर मतलब मैं फेवर नहीं कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं पढ़ो उसको ध्यान से, लेकिन चैप्टर का ही तो सवाल होगा ना जो भी होगा, तो अगर ना भी पढ़ो तब भी काम बन जाता है, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप पढ़ेंगे, जैसे मैं आगे बढ़ रहा हूं, है ना, क्योंकि मुझे जो भी आएगा मैं पीछे आगे एक बार देख लूंगा, अगर क्रॉस चेक करना होगा। आप प्लीज इसको एक बार अच्छे बच्चे की तरह पढ़ ले, केस बेस्ड क्वेश्चन है, मैं आगे बढ़ रहा हूं, आप पॉज करके प्लीज पढ़ लीजिएगा, मैं आ रहा हूं सीधे आपके सवाल पे, ठीक, बिना पढ़े जवाब नहीं देना है, आप पढ़िएगा ईमानदारी के साथ, ठीक है, मैं आगे बढ़ूं, ठीक है। कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द स्ट्रॉन्गेस्ट बेस, एक्वस, ध्यान से सुन लो, एक्वस में, तो एक्वस की कहानी क्या थी, इथाइल के केस में 231, मिथाइल के केस में 213, ओके, तो यहां सब मिथाइल लिखे हुए हैं, तो मिथाइल के केस में सबसे बड़ा कौन था, 2 डिग्री था, मिथाइल वाले में, चाहे इथाइल दोनों में 2 ही तो था, तो 2 डिग्री कौन है, डाई मिथाइल अमाइन, तो करेक्ट आंसर क्या है, डी। देखो काम बन गया बिना पढ़े भी। अगला क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी इज करेक्ट, देख लेते हैं भाई साहब, करेक्ट की बात कह रहा है, तो कह रहा है एनिलीन, मेटा टोलुडीन, टोलुडीन, एनिलीन, फलाने फलाने, तो लिखना तो पड़ेगा दोस्त। एनिलीन का मतलब बेंजीन पे NH2, टोलुडीन का मतलब कि सर एनिलीन तो है ही उसमें, लेकिन क्या लगा है CH3 ग्रुप, लेकिन मेटा पे लगा है, ओके। फिर कह रहा ऑर्थोटोलुडीन, अब CH3 ग्रुप कहां लगा है, ऑर्थो पे, ये 2 है ना, और ये लगा है CH3 ऑर्थो पे, तो देख दोस्त ये नॉर्मल है, इन दोनों में CH3 लगे हैं, लेकिन CH3 प्लस आई इफेक्ट दिखाता है, तो ऑर्थो पे तो वो काम कर रहा है दोस्त, लेकिन मेटा वाले पोजीशन पे आपको भी पता है कि जब कोई प्लस आर वाला ग्रुप लगे, तो जब मेटा पोजीशन पे जाके कोई प्लस आई इफेक्ट ग्रुप लगेगा तो वो उतना काम करता नहीं है। इसका मतलब इन तीनों में सबसे भयंकर वाला कौन सा है, बेसिक सी वाला, मतलब सी वाला मतलब ऑर्थोटोलुडीन। तो ढूंढो पहले ऑर्थोटोलुडीन किसमें सबसे पहले लिखा हुआ है, सबसे ज्यादा बेसिक लिखा हुआ है, सर सी ऑप्शन में लिखा हुआ है, तो बस डन है ना, फिर सोचने क्या, एक ही ऑप्शन ही है सी वाला, ऑर्थो है, फिर एनिलीन है, फिर मेटा है, तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया, ऑर्थोटोलुडीन, एनिलीन, मेटाटोलुडीन। क्या पूछा है, विच ऑफ द ऑर्डर ऑफ द बेसिसिटी इज करेक्ट, बेसिसिटी किस बात पे डिपेंड करता है दोस्त, ऑर्थोटोलुडीन, एक मिनट NH2 के साथ CH3 लगा हुआ है, और NH2 ग्रुप के साथ सबसे ज्यादा कह रहा है बेसिसिटी का ऑर्डर क्या है, मेटाटोलुडीन। एक मिनट पढ़ लेते हैं दोस्त केस बेस्ड में, चलो आ जाते हैं, 1 सेकंड लगेगा। क्या कह रहा है कि जब एरोमेटिक अमाइंस आर वीकर बेसिस देन अमोनिया एंड एलिफेटिक अमाइंस, कह रहा है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप सच एज CH3, OCH3, ETC इंक्रीजेस द बेसिसिटी, वाइल इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप सच एज फलाने फलाने डिक्रीजेस। अपने पास कौन जुड़ा है, CH3 जुड़ा है ना, तो ये बेसिसिटी को इंक्रीज कर रहा है, हाँ ठीक है कर रहा है। अच्छा, कह रहा था बेसिसिटी ऑफ अमाइन, द इफेक्ट ऑफ दीज सब्स्टिट्यूएंट्स इज मोर एट पैरा देन मेटा। तो दोस्त इसका मतलब यहां पे प्रिंटिंग एरर हो गया है आपके साथ, मेटाटोलुडीन नहीं होना चाहिए, ऑर्थोटोलुडीन ही होना चाहिए, क्योंकि बेसिक नेचर ऑर्थो वाले पे ज्यादा होता है एज कंपेयर टू मेटा। कंफर्म समझ में आता है ना, ये गलत हो गया है करेक्शन, करेक्ट ऑप्शन क्या है, सी वाला, ऑर्थोटोलुडीन, एनिलीन और मेटाटोलुडीन, ठीक है। अगला कह रहा है व्हाट इज द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी ऑफ प्राइमरी, सेकेंडरी या टर्शरी इथाइल अमाइन, इथाइल अमाइन, और इथाइल आर अगर आपका इथाइल है तो मैंने पहले भी बताया था, तब उस केस में आंसर क्या होता था, 231, तो हमारा आंसर होगा 231, ढूंढ तो भैया 231, और लास्ट में अमोनिया, सबसे बड़ा कौन, 2 2 2 2 2, सर देखो ये अमोनिया कह रहा काट दो, ये 3 डिग्री कह रहा काट दो, ये 2 है, ये 2 है, सही है, 2 के बाद 3 कहां है, 3, सर करेक्ट ऑप्शन है डी, इथाइल के केस में 231 है और मिथाइल के केस में 213, सही है, बढ़िया है। चलो आगे बढ़ते हैं। कह रहा था ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ अमंग द फॉलोइंग अमाइंस इन बेंजीन, बेंजीन का सोल्यूशन है, एक्वस नहीं है, बेंजीन है, एक्वस में लोचा है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग आ जाता है ना, और आपका इंडक्टिव इफेक्ट तो चलो था ही था, सॉल्वेशन आ जाता है, लेकिन बेंजीन में ये सब नौटंकी नहीं है, बेंजीन गैस वाला बिहेवियर ही शो करेगा,
तो करेक्ट ऑप्शन होगा 321। कहां लिखा है 321? कहां लिखा है 321? सर 321 ये लिखा है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है दोस्त? बी वाला। बढ़िया, देखिए समझिएगा, इन बेंजीन लिखा था, इसे मैंने खड़ाक से कनेक्ट कर लिया। आप इसीलिए मैंने बोला केस बेस पढ़ेंगे तो काम बनेगा। तो दोस्त आप भी लंबी सांस ले लो चैन की। सारे इंपॉर्टेंट सवाल डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के, अलग अलग, सब ढूंढ ढूंढ के अपनी टीम ने बढ़िया तैयार किया था आपके लिए वीडियोस, है ना। उम्मीद करता हूं इतना पढ़ने के बाद, सारे कॉन्सेप्ट के बाद, अमाइंस आपके लिए प्रॉब्लम हो ही नहीं सकता। तो उम्मीद करता हूं आपने बहुत ईमानदारी के साथ पढ़ा होगा दोस्त। तो फिर मिलते हैं किसी और चैप्टर के भयंकर वन शॉट एंड इंपॉर्टेंट पीवाई की क्वेश्चन में। तब तक ईमानदारी से पढ़िए, अपना ख्याल रखिए, पेरेंट्स का ख्याल रखिए। जय श्री राधे, खुदा हाफिज, मस्त रहो बच्चों, बाय।